चैप्टर 66। पाक हुई जिनको तभी कुछ एहसास हुआ था, और यह आतंक का वह स्तर होगा जो एक उच्च श्रेणी की कालकोठरी में हो सकता है, और वह इतनी भारी बाधाओं के सामने कितनी शक्तिहीन थी। ऐसा लगता है मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने वह सीख लिया जो मिस्टर सेउंग जिन वुहान सोंगी को सिखाना चाहते थे। यह एक तरह से शर्मनाक था, लेकिन वह क्या कर सकती थी। यह दिखावा करना कि भयानक चीजें डरावनी नहीं थी, मूर्खता का अभ्यास था। रेड गेट में उसे जो अनुभव हुए वह उसकी त्वचा में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थे। तथापि हालांकि सिर्फ अपने डर के कारण वह सभी मधुर व्यवहार और रैंक बी हंटर द्वारा प्राप्त स्थिति को नहीं छोड़ सकती थी। अत्यधिक वार्षिक वेतन, भरपूर सामाजिक लाभ, और अंत में सार्वजनिक मान्यता। यदि किसी ने अंतर्निहित खतरे की उपेक्षा की तो हंटर बनना काफी हद तक एक आदर्श करियर था। निश्चित रूप से उच्च जोखिम वाले कारक के कारण निवेश पर रिटर्न भी उतना ही बड़ा था। लेकिन अब पाक हुई जिन ने अपनी नौकरी से जुड़े जोखिम को कम करने का एक निश्चित तरीका ढूंढ लिया है, और वह है टीम लीडर सियोंग जिन वू के साथ मिलकर छापेमारी पर जाना। रेड गेट कालकोठरी में पाक हुई जिन जिस एक व्यक्ति से पूरी तरह ईर्ष्या कर रहा थी, वह कोई और नहीं बल्कि हान सोंग ही थी। उसका एक ही कारण था, और यह सेओंग जिन वू द्वारा हान सोंग ही से किया गया वादा होगा। मैं तुम्हें अपने साथ यहां लाया हूं, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि आप उन शब्दों का अलग तरीके से विश्लेषण करें तो वह ये कहना चाह रहा था कि उनके पास हैन सोंग ही के अलावा टीम के अन्य सदस्यों की रक्षा करने का कोई कारण नहीं था। नहीं, वे सिर्फ सामान थे। इसलिए वह लगातार चिंतित रहती थी कि वे दो लोग समूह को छोड़ देंगे और किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना चुपचाप भाग जाएंगे। लेकिन छठे दिन सेओंग जिन वू ने वास्तव में अकेले ही उच्च श्रेणी की कालकोठरी को साफ कर दिया और हैन सोंगी को सुरक्षित और स्वस्थ घर ले गया। उसने अपना वादा निभाया था। यह देखकर पाक हुई जिन को एक बात का यकीन हो गया, और वह होगा, जब तक वह छापेमारी के दौरान उसके लिए काम कर रही थी उसने खुद को कभी खतरे में नहीं पाया। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा, और उसकी उत्तेजना का स्तर अब तक भी ठंडा नहीं हुआ था। उसकी शांत एवं ठंडे निर्णय लेने की क्षमता, उसकी उत्कृष्ट क्षमताएं, और इतना ही नहीं उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी। वह वास्तव में सियोंग जिन वू के साथ मिलकर छापेमारी पर जाना चाहती थी, इसीलिए वह अपना वह शब्द लेकर आई। उन्हें मुझे टीम लीडर सेओंग जिन वू की रेड टीम में रखना होगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बेक यून हो और अहम साहंग मिन ने एक दूसरे से बातचीत की, और थोड़ी देर बाद हम आपकी शर्तें स्वीकार करते हैं। बेक यून हो सौम्यता से मुस्कुराए। उस मामले में मिस पाक हुई जिन फिलहाल चीफ अहम के साथ मिलकर काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि उस आदमी का पता लगाना आसान नहीं होगा। आखिरकार सियोंग जिन वू को अपनी असली कीमत के बारे में अच्छी तरह से पता था। रेड गेट के दौरान भी वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वास्तव में उसे स्थानांतरित करना एक बड़ी चुनौती होगी। फिर भी अब उसके पास उससे दोबारा मिलने का एक और मौका था। पाक हुई जिनके होठों पर एक अदृश्य मुस्कान उभर आई। कुछ कठिनाई में अपने होंठ खोलने से पहले बेक यून हो तब तक कुछ सोच रहा था। प्रमुख अहम जी श्रीमान, मैं मिस्टर सेओंग जिन वू का संपर्क विवरण जानना चाहूंगा। गिल्ड मास्टर वह है। अहम साहंग मिन ने सब कुछ बताने का फैसला किया कि उसे अब तक जिन वू के बारे में बातें क्यों छिपानी पड़ी। बेक यून हो ने बिना कुछ कहे इसे सुना और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। ये समझ में आता है कि वह गुमनाम रहना चाहता है जबकि उसके पास ऐसी अविश्वसनीय क्षमताएं हैं। आखिरकार इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुर्खियों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति ने कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के सामने अपनी शक्तियों का खुलासा किया। निश्चित रूप से उस समय स्थिति अत्यावश्यक रही होगी, लेकिन यह भी संभव था कि दुनिया को अपनी शक्तियों के बारे में बताने में उन्हें कमोबेश ठीक लगा हो। जब तक मामले को तूल नहीं दिया जाता, मुझे यकीन है कि मिस्टर सेओंग जिन वू आपको दोषी नहीं ठहराएंगे चीफ अहम। अहम साहंग मिन ने सिर हिलाया। बेशक इस कमरे में मौजूद कोई भी इस कहानी को इन दीवारों से परे लीक नहीं करना चाहता था। सियोंग जिन वू के लिए कोई बात नहीं, यह एसोसिएशन और व्हाइट टाइगर दोनों के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। वह तो है, लेकिन हालांकि अहम साहंग मिन किसी और चीज को लेकर चिंतित था, और यह उसका बॉस होगा जो चीजों में जल्दबाजी करेगा और सब कुछ खराब कर देगा क्योंकि वह हंटर सेओंग जिन वू के निर्णायक चरित्र के बारे में नहीं जानता था। वह कम से कम इसे रोकना चाहता था। महोदय, मुझे लगता है आपका उससे सीधे संपर्क करना थोड़ा सा है। बाक यून हो को तुरंत पता चल गया कि अहम साहंग मिन यहाँ क्या कहना चाह रहा था। चिंता मत करो,
मैं भर्ती के संबंध में उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मुझे क्षमा करें, लेकिन फिर क्यों? जैसा कि मिस्टर सियोंग जिन वू ने कल रात कहा था। पाक हुई जिन की डीब्रीफिंग सुनने के बाद बे क्यू हो को कुछ एहसास हुआ। सियोंग जिन वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का संरक्षक था। उसने गिल्ड के 3 नए रंगरूटों को बचाया था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने रेड गेट की भी देखभाल की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि व्हाइट टाइगर का सम्मान धूमिल न हो। भले ही एसोसिएशन के लोगों ने गलती की हो, लेकिन अगर यह खबर बाहर आती और सभी को पता चलता कि उनके लगभग सभी नए रंगरूटों को खो दिया जाता, तो गिल्ड की सार्वजनिक छवि पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता। बस इसकी कल्पना करने से बाक यून हो को बुरे सपने आए, लगभग यही पूरी तरह से पागल हो जाने के लिए पर्याप्त। और वहां मैं उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था, चाहे कुछ भी हो, बस घटना की तह तक जाने के लिए। अब उसे समझ आ रहा था कि उस समय वह युवक इतना क्रोधित क्यों महसूस कर रहा था। यदि वह परिस्थितियों को नहीं जानता था तो ठीक है, लेकिन अब जब वह जानता है तो उसे एक जीवित सांस लेता इंसान के रूप में बस एक निश्चित कार्य करना होगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के प्रतिनिधि के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर मिस्टर सेओंग जिन वू के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और कल की घटना के लिए उचित रूप से माफी भी मांगनी है। अगर उसका यही मतलब है तो अहम साहंग मिन अब समझ सकता था। बेक यूनहो के सीधे सच्चे, बकवास न करने वाले व्यक्तित्व के साथ वह युवाओं को धन्यवाद देने के बहाने भर्ती के मामलों में सियोंग जिन वू को परेशान नहीं करेगा। और ठीक है, वह अपना आभार भी व्यक्त करना चाहता था। मैं समझता हूं। अहम साहंग मिन ने अपना फोन निकाला और सेओंग जिन वू का नंबर तुरंत ढूंढ लिया। उसका नंबर क्या है? बेक यूनहो ने भी संपर्क नंबर बचाने के लिए अपना फोन बाहर निकाला। यह तब था। उसका नंबर है। जैसे ही अहम साहंग मिन फोन नंबर पढ़ने ही वाला था, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसने अपना सिर अपनी तरफ कर लिया। क्षमा करें, आप क्या कर रही हैं, पाक हुई जिन? ठीक है, मैं। अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ पाक हुई जिन ने चुपचाप अपना फोन छिपा दिया। उसकी स्क्रीन पर अभी भी नए संपर्क जोड़े प्रदर्शित हो रहा था। कोरिया में नंबर 1 गिल्ड के अंदर शिकारी हंटर्स के मालिक और वर्तमान में सक्रिय रैंक एस हंटर चोई जोंग इन तक एक दिलचस्प खबर पहुंची। क्या इसकी पुष्टि हो गई है? क्या कोई अपुष्ट जानकारी के साथ अपने मालिकों का दरवाजा खटखटाएगा? भर्ती विभाग के प्रमुख जो म्योकी ने सिर हिलाया। जी श्रीमान, हमें यह जानकारी आज एसोसिएशन से प्राप्त हुई। प्रत्येक प्रमुख गिल्ड में एसोसिएशन के अंदर 1 या 2 मुखबिर होते थे। हो सकता है कि ऐसा करना कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन प्रतिस्पर्धा से एक कदम आगे रहने का यही एकमात्र तरीका था। अगर किसी को कहीं से भी उभरना हो तो सबसे पहले एक रोमांचक नई प्रतिभा से संपर्क करें। हालांकि आज सुबह हंटर्स के मुखबिर ने एक बहुत ही अजीब कहानी लीक कर दी थी, और लंबे विचार विमर्श के बाद जो म्योकी ने इस खबर के साथ अपने बॉस के कार्यालय में आने का फैसला किया। क्योंकि व्हाइट टाइगर गिल्ड आजकल सक्रिय है और वे हम शिकारियों को धमकाने के लिए काफी बड़े हैं। इसलिए उसने सोचा कि यह जानकारी बॉस को बताने लायक है। जैसा कि जो म्योकी को संदेह था, चोई जोंग इन ने तुरंत इस मामले में बहुत रुचि दिखाई। एक रेड गेट से जिसने 1 रैंक ए और 6 रैंक बी को मार डाला, 2 रैंक सी जीवित लौट आए। इतना ही नहीं, वे कालकोठरी को भी साफ करने में कामयाब रहे। ये पूरी तरह बकवास है। यहां तक कि अगर उनमें से 1 रैंक बी भी था, तो कोई रास्ता नहीं था कि यह सच था। चोई जोंग इन ने मेमो पढ़ना जारी रखते हुए अपना सिर हिलाया। बिना किसी संदेह के कोई और उनकी मदद कर रहा था। यहां किसी का उल्लेख नहीं किया गया है। चोई जोंग इन इस बारे में निश्चित था। कालकोठरियों पर छापा मारने के उसके व्यापक अनुभवों ने उसे ऐसा बताया। जो म्योकी ने उत्तर दिया, लगता है एसोसिएशन को भी इस बात का संदेह है सर। तथापि ऐसा लगता है कि व्हाइट टाइगर कुछ नहीं कह रहा है। तो फिर क्या एसोसिएशन इसे नजरअंदाज करने की योजना बना रहा है? मैंने सुना है कि वे मामले को और अधिक उलझाना नहीं चाहते, क्योंकि इस घटना में उनकी गलती पहले से ही बहुत बड़ी है सर। चोई जोंग इन ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर टिकाया। यह उसकी आदत थी जब भी वह किसी गहरे विचार में डूब जाता था। एसोसिएशन के नजरिए से तो ये बात समझ में आती थी, लेकिन व्हाइट टाइगर इस मामले पर चुप क्यों था? इसका एक ही कारण हो सकता है। व्हाइट टाइगर को किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिली होगी जिसके बारे में वे नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। मैंने भी यही सोचा था सर। उपस्थित दोनों लोगों की राय मेल खा गई। चोई जोंग इन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। एक अनाम सहायक जो निम्न रैंक वाले शिकारियों को उस कालकोठरी से बचा सकता है जो उच्च रैंक वाले अधिकांश शिकारियों को मारने के लिए काफी कठिन है। अब वह मुश्किल से खुद को जिज्ञासा से रोक सका। एक नौसिखिया जो रैंक असाइनमेंट टेस्ट से नहीं गुजरा है।
या शायद एक दोषी जिसकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती। कोई भी मामला उसके लिए ठीक था। यदि यह कोई नौसिखिया था तो शिकारियों को उस व्यक्ति को अपने पास लाना होगा। दूसरी ओर यदि यह एक अपराधी होता तो वह व्हाइट टाइगर की दिशा में कुछ कीचड़ उछालने में सक्षम होता। चोई जोंग इन की आंखें चमकने लगी। ऐसा लगता है कि हमें ये पता लगाना होगा कि वहां कौन था। क्या आपने कोई अच्छा तरीका सोचा है सर? यदि आप किसी छिपे हुए रैकून को पकड़ना चाहते हैं तो आपको पहले रैकून के बिल में आग लगानी होगी। जो म्योकी की आंखें अतिरिक्त गोल हो गईं। क्या आप व्हाइट टाइगर गिल्ड को आग लगाने की योजना बना रहे हैं? तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूं? मुझे किसी और के बिल्कुल अच्छे संगठन को आग क्यों लगानी चाहिए? क्षमा चाहता हूं सर। चूंकि आप इतने उत्कृष्ट जादू प्रकार के शिकारी हैं और मैं उसका उपनाम बिना किसी कारण के अंतिम हथियार नहीं होगा। क्या अब ऐसा होगा? यदि चोई जोंग इन गंभीर हो जाए और अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करे तो एक इमारत को उड़ा देना पाए के समान आसान होगा। किसी भी स्थिति में चोई जोंग इन जारी रहा। नहीं कि हमें बस एक गर्माहट पैदा करनी है। तो यह आग थी। जब चोई जोंग इन ने अपने माथहत को घूरना शुरू किया तो जो म्योकी ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। हमने इसे मीडिया में लीक कर दिया है। वह है जो म्योकी की आंखें चौड़ी हो गईं। हंटर्स एसोसिएशन की बड़ी गलती, बड़े गिल्ड के सदस्यों का नरसंहार और अंत में आगामी रहस्य जो दफन हो गया। मीडिया को बस उस तरह की चीजें पसंद है। क्या आप सहमत नहीं होंगे? जो म्योकी का सिर अपने आप ऊपर नीचे हो गया। चोई जोंग इन ने धूर्ततापूर्वक हंसते हुए कहा, एक बार जब वे मीडिया की लगातार आलोचनाओं से घिर जाएंगे तो व्हाइट टाइगर बहुत तंग आ जाएगा और अंत में इस रहस्यमय सहायक की पहचान उजागर कर देगा। तो ऐसी एक विधि थी। जो म्योकी भी मुस्कुराने लगा। हंटर्स गिल्ड का पीछा करने का साहस करने वाले हठीले सफेद बाघ को चकमा देने का यह एक शानदार मौका था। चोई जोंग इन के होठों के सिरे ऊपर की ओर झुके हुए थे। पत्रकारों को तुरंत बुलाओ, आप कालकोठरी में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही उसने कालकोठरी के अंदर पैर रखा, जिनवू ने एक गहरी सांस ली। कुछ दिनों तक एक खुले मैदान जैसी कालकोठरी में सीमित रहने के बाद गुफानुमा कालकोठरी के अंदर की हवा नई और ताजा महसूस हुई। इसके तुरंत बाद यू जिनहो ने उसका पीछा करते हुए कालकोठरी में प्रवेश किया। बड़े भाई, मुझे आश्चर्य है कि इस कालकोठरी में किस तरह के राक्षस बाहर आएंगे। हाँ, मैं भी। हालांकि मैं उनकी उपस्थिति को करीब से महसूस कर सकता हूं। दरअसल वे काफी करीब थे लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। लेकिन जब जिनवू ने एक कदम आगे बढ़ाया, गुफा का फर्श इधर उधर और हर जगह ऊपर उठने लगा। चट्टानों से बनी खालों वाले मानवाकार राक्षस प्रकट हुए। यू जिनहो को तुरंत उनका नाम याद आ गया। बड़े भाई, ये स्टोनमेन है। जिनवू ने सिर हिलाया। ये बदमाश निचली श्रेणी की कालकोठरियों में दिखाई देने वाले सभी राक्षसों में से सबसे कठोर बाहरी भाग के मालिक होने के लिए जाने जाते थे। सामान्य ज्ञान ये था कि जब किसी को स्टोनमैन का शिकार करना हो तो जादू का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जिनवू ने बेलनाकार विनाइल पैकेज यू जिनहो को सौंपा और राक्षसों की ओर चल दिया। यू जिनहो ये सोचकर घबरा गया कि सामग्री एक हथियार थी, लेकिन कुछ खास उल्लेखनीय नहीं हुआ। यह कोई हथियार नहीं था। इस बीच जिनवू स्टोनमैन के सामने खड़ा हो गया और बारूका के खंजर और नाइट किलर दोनों को बुलाया। पलक झपकते ही झुंड के सामने स्टोनमैन का सिर जमीन पर लुढ़क गया। जिनवू ने बारूका के खंजर को देखा और संतुष्टि से मुस्कुराया। ये बहुत अच्छा है। फिर अचानक मुस्कुराता हुआ जिनवू मौके से गायब हो गया। जैसे ही जिनवू स्टोनमैन के समूह के सामने फिर से प्रकट हुआ, उनमें से सभी 10 से अधिक लोग जमीन पर गिर पड़े। रेड गेट वाली घटना के बाद मेरा शरीर एक कदम हल्का और तेज हो गया है ना? लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होगा। उसका वर्तमान स्तर 60 था। उन सभी बर्फीले भालू और सफेद प्रेत को मारने के बाद उसका स्तर 51 से 9 बढ़ गया था। और अब रैंक सी के राक्षस उसे रैंक की कालकोठरी के उन भूतों की तरह महसूस हुए। इस दर पर मुझे अपने हथियारों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब वह अच्छी तरह गर्म हो चुका था। तो क्या मुझे शिकार की गति बढ़ा देनी चाहिए? अपने छाया सैनिकों को बुलाने का समय आ गया है। एक उत्कृष्ट समय के साथ स्टोनमैन का एक अन्य समूह धीरे धीरे गुफा के गहरे हिस्से से अपनी स्थिति की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही उसने एक आदेश जारी किया, जिनवू की छाया तक सीमित सैनिकों ने तेजी से खुद को उसके पीछे प्रकट कर दिया। और निश्चित रूप से उसके साथ एक तेज चीख भी थी। जिनवू ने अपनी हथेलियों पर हाथ रखा और घूम गया। मैं भूल गया था कि वह यहां मेरे साथ था। वह बहुत उत्साहित हो गया और एक पल के लिए यू जिनहो के बारे में पूरी तरह से भूल गया।
बड़े भाई, अपनी पीठ पर झुकते समय यू जिन हो ने अपने ठीक सामने खड़े छाया सैनिकों पर अपनी कांपती उंगली उठाई। ये क्या है? इसे समझाना थोड़ा जटिल है। ठीक है, यह मेरा कौशल है। आप इन चीजों को अपने कौशल के रूप में बुला सकते हैं। जिन वू ने सिर हिलाया। यू जिन हो का जबड़ा ढीला रहा और बंद नहीं होना चाहता था। वह और जिनबू पहले ही 11 बार एक साथ कालकोठरी में प्रवेश कर चुके थे। उसने सोचा कि उसे अब झटका नहीं लगेगा, लेकिन वह एक बार फिर गलत साबित हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, बड़ा भाई एक ऐसा अस्तित्व था जो आसानी से किसी की कल्पना से भी अधिक हो सकता था। यू जिन हो ने बड़ी मेहनत से अपनी लार निगल ली, जब उसकी नजर खून जमा देने वाली आभा बिखेर रहे काले बख्तरबंद सैनिकों पर पड़ी। इस बीच जिन वू ने अपनी नजर दूसरी ओर कर ली। लकड़ी काटने वाले स्टोनमैन पहले ही उनके आसपास पहुंच चुके थे। जिन वू ने अपनी ठुड्डी से उनकी ओर इशारा किया, मानो वे इसी का इंतजार कर रहे हों। सैनिक चुपचाप आगे बढ़ गए। जब लगभग 40 बख्तरबंद सैनिक एक ही समय में भाग रहे थे तो गुफा का फर्श जोर से हिल गया। निश्चित रूप से आयरन और जानवर सैनिकों को शामिल करने से समूह का कुल वजन बहुत बढ़ गया था। यह ऐसा है जैसे मैं टैंकों के बेड़े को देख रहा हूं, है ना? जिन वू ने बहुत संतुष्ट अभिव्यक्ति व्यक्त की। छाया सैनिकों द्वारा सब कुछ साफ कर देने के बाद पलक झपकते ही कालकोठरी साफ हो गई। फर्श पर केवल स्टोनमैन के बिखरे हुए और टूटे हुए टुकड़े बचे थे जो मिट्टी से बने कुकीज जैसे थे। दूसरे शब्दों में, एक रैंक सी कालकोठरी को कुछ ही समय में नष्ट कर दिया गया। जिन वू ने प्रशंसा करते हुए कहा, इस दर से हम बाकी छापे बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि बाकी 8 छापे खत्म होने में इतना समय नहीं लगेगा। जैसे ही लड़ाई समाप्त हुई, छाया सैनिकों ने जादुई क्रिस्टल पुनः प्राप्त कर लिए और व्यवस्थित स्तंभों में जिन वू के सामने खड़े हो गए। इग्रेट और आयरन उसके सामने खड़े थे। दोनों शूरवीर सामने आए और घुटनों के बल बैठ गए। एक बार जब सैनिकों ने आगे बढ़ना बंद कर दिया तो यू जिन हो अंततः जिन वू के करीब पहुंच गया। बड़े भाई, यहां। इसके बाद उसने मिस्ट्री विनाइल पैकेज जिन वू को वापस लौटा दिया। जिन वू ने बिना कुछ बोले विनाइल पैक वाला गिलास बाहर निकाला और स्ट्रॉ को चूसना शुरू कर दिया। बड़े भाई, वह क्या है? ये सब्जी का रस है। वास्तव में मुझे इसका स्वाद बहुत पसंद है। जब उसने गिलास को लगभग पूरी तरह से सूखा दिया तो जिन वू ने यू जिन हो से पूछा, अरे जिन हो, आज आपने कितने गेट बुक किए? यू जिन हो सावधानी से एक जानवर सैनिक के फर को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया और वापस जिन वू की ओर मुड़ गया। 4 द्वार, बड़े भाई, आज 4 के बाद 5 ही रह जाएंगे। उसे इस पर और अधिक समय बर्बाद करने का कोई कारण नजर नहीं आया। ऐसी स्थिति में चलो कल तक सब कुछ खत्म कर लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेट थोड़ा दूर है, वैसे भी। तुम्हारा मतलब है कल? बेवजह यू जिन हो ने अपने चारों ओर नजर डाली। स्टोनमैन के सभी टूटे हुए मलबे को फर्श पर बिखरा हुआ देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे से अपना सिर हिलाया। निश्चित रूप से इस तरह की गति के साथ। समझ गया बड़े भाई। कुछ कठिनाई के साथ अपना मुंह खोलने से पहले यू जिन हो थोड़ा झिझका। क्या मैं जादुई पत्थरों को पुनः प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो सकता हूं? क्यों? मैं थोड़ा परेशान हूं क्योंकि ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मेरी भूमिका चुरा ली है, बड़े भाई। जिन वो धीरे से हंसने लगा। हाँ, ये बच्चा सचमुच अजीब है। और एक दिन बाद जिन वू ने उन 19 छापों को पूरा किया जिनका उसने यू जिन हो से वादा किया था। चैप्टर 67। बड़े भाई, अब जब छापे खत्म हो गए हैं तो हम हार्दिक भोजन के साथ जश्न कैसे मनाएं? जब वे घर वापस जा रहे थे, यू जिन हो ने सावधानी से पूछा। जश्न मनाना? लेकिन फिर भी हमारे साथ कोई नहीं है। अंतिम छापेमारी पूरी होते ही छापेमारी टीम को भंग कर दिया गया। यहां तक कि हेन सोंग यी ने भी कहा कि उसके पास कोई जगह है जहां उसे रुकना है, इसलिए वैन में केवल जिन वू और यू जिन हो थे। यू जिन हो ने ऐसे बात की जैसे वह किसी बात से शर्मिंदा हो। मुझे इस समय आपकी मदद मिल रही है, बड़े भाई, इसलिए मैं कम से कम आपको अच्छा भोजन कराना चाहता था। उसे आओ साथ खाना खाएं शब्द कहने में इतनी परेशानी क्यों हो रही थी? जिन वू व्यंग्यपूर्वक हंसा। चूंकि बच्चा ये संकेत दे रहा था कि वह एक भव्य दावत पर पैसे खर्च करना चाहता है, जिन वू के पास निमंत्रण को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। अब क्या ऐसा था? ठीक है। जैसे ही जिन वू ने ठीक कहा, यू जिन हो की अभिव्यक्ति में काफी निखार आ गया। बड़े भाई, क्या मुझे आपको किसी ऐसे होटल के रेस्तरां में ले जाना चाहिए जिसे मैं जानता हूं? वे जानते हैं कि घटिया स्टेक कैसे बनाया जाता है, आप देखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
जब तक सार्वजनिक समारोहों में ऐसे व्यंजन सामने नहीं आते जिनमें उन्हें बस शामिल होना होता, जिन वो एक सहज आरामदायक माहौल में यूजिनहो के साथ शांति से सादा भोजन करना पसंद करेगा। ये कितना अच्छा समय था क्योंकि उसने एक ऐसी जगह देखी जो मानदंडों पर खरी उतरती थी। जिन वो की इशारा करती उंगली की नोक वैन की खिड़की पर दब गई। वहां पर वह जगह कैसी रहेगी? आह, आप हान वू का आनंद लेना चाहते थे बड़े भाई? नहीं, उसके बगल वाली जगह। यूजिनहो की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। उसके बगल में एक रेस्तरां। उसे वहां केवल एक आम भोजन करने वाला ही दिखाई दे रहा था। किसी भी संयोग से क्या आप उस पोर्क बेली जगह के बारे में बात कर रहे हैं बड़े भाई? क्या तुम्हें सुअर का मांस पसंद नहीं है? यूजिनहो ताजगी से मुस्कुराया। बिल्कुल नहीं, मुझे पोर्क बेली बड़े भाई पसंद है। उन्होंने वैन को पास के पार्किंग स्थल में पार्क किया और भोजनालय के अंदर गए, लेकिन पाया कि वह स्थान ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। साथ ही अंशकालिक कर्मचारी भी एक पल भी आराम किए बिना इधर उधर घूमने में व्यस्त थे। अभी शाम के 7 बजे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भोजनालय इतना भरा हुआ था। स्वागत, क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? अंशकालिक श्रमिकों में से एक मुस्कुराते हुए आगे आया और दोनों व्यक्तियों से जुड़ गया। आज शाम हम कितने ग्राहकों को सेवा देंगे? कृपया मेरा पीछे आएं। अंशकालिक कार्यकर्ता ने दोनों व्यक्तियों को एक एकांत कोने में एक स्थान पर ले जाया। एक सेकंड के लिए रुके। यूजिनहो ने चारों ओर देखा और खिड़कियों के पास खाली मेज की ओर इशारा किया। क्या हम वहां नहीं बैठ सकते? मुझे माफ करें श्रीमान, वह टेबल पहले ही बुक हो चुकी है। एक बड़े समूह ने बुकिंग कराई होगी क्योंकि कई टेबलें एक साथ लाई गई थीं। फिलहाल वे सभी खाली थे। यूजिनहो ने दुखी भाव से खाली मेजों को देखा और अपना सिर हिलाया। अंत में उन दोनों को भोजनालय के सबसे एकांत रास्ते से हटकर स्थान पर कब्जा करना पड़ा। यूजिनहो ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे क्षमा करें बड़े भाई, तुम्हारे पास माफी मांगने लायक कुछ भी नहीं है। मैं ही वह व्यक्ति था जिसने सुझाव दिया था कि हम वैसे भी यहाँ आए। फिर भी मुझे तुम्हें इससे कहीं बेहतर जगह पर ले जाना चाहिए था। जिन वो मुस्कुराया और हल्के से यूजिनहो को कंधे पर थपथपाया। ऐसी बातों पर चिंता मत करो और भोजन का आनंद लो, ठीक है? दरअसल जिन वो अंदर ही अंदर इस बात को लेकर चिंतित था कि चाइबोल के वंशज को इतने सस्ते मांस का स्वाद उसकी पसंद के हिसाब से मिलेगा या नहीं। इसके अलावा भले ही मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ठीक है। जिन वो ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। वह लोगों को देख सकता था और फिर और अधिक लोगों को। उन्होंने अपना काफी समय एक शांत अपार्टमेंट में बिताया जिसमें कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने इस हलचल का आनंद लिया। यहाँ पोर्क बेली के 3 हिस्से और सोजू की 2 बोतलों के आपके ऑर्डर हैं। जल्द ही अंशकालिक कार्यकर्ता ने अपना आदेश निकाला। सुअर के मांस के पतले पतले टुकड़े हीटिंग प्लेट पर आकर्षक ढंग से चमक रहे थे और निश्चित रूप से मांस के टुकड़े सचमुच तेजी से गायब होने लगे। सौभाग्य से यूजिनहो को ये पसंद आया। ठीक है, बात यह है कि जब भी मौका मिलता है मैं और मेरे दोस्त अक्सर पोर्क बेली डिनर करते हैं बड़े भाई। सच में? विश्वविद्यालय के मित्र? हाँ बड़े भाई, बात बस इतनी सी है कि मैं जिन महंगे निजी स्कूलों में गया वहां के सहपाठियों के बजाय अपने विश्वविद्यालय के दोस्तों के साथ बेहतर घुल मिल जाता हूँ। जिन वो थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। यदि यह यूजिनहो था तो ये बिल्कुल सही लगता है। यहाँ मैं तुम्हें एक गिलास पिलाता हूँ बड़े भाई। हाँ आप भी। उन्होंने अपने गिलासों को सोजू से भर लिया, उन्हें थोड़ा सा हिलाया और एक एक शॉट दिया। यूजिनहो के विपरीत जो सोजू के कड़वे स्वाद का भरपूर आनंद ले रहा था, जिन वो केवल नाखुशी में गहराई से डूब सकता था। बड़े भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। जिन वो केवल अपने चेहरे पर कड़वी अभिव्यक्ति के साथ खाली गिलास को देख सकता था। वह अपने शरीर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य भूल गया था, वह हाल ही में इतना व्यस्त था। हानिकारक पदार्थों का पता चला है। बफ डिटॉक्स का असर अब शुरू होगा। 3, 2, 1 विश्रण पूरा हो गया है। मैं भूल गया था कि मैं अब और शराब नहीं पी सकता। अरे, चाहे उसने कितने भी गिलास वापस क्यों ना मारे हो, कहानी वही थी। जब तक अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु का नारा प्रभावी था, सोजू केवल थोड़ा कड़वा स्वाद वाला पानी बनकर रह गया और इससे अधिक कुछ नहीं। जिन वू ने गुस्से से अपने मन में एक अपशब्द उगल दिया। एक बेवकूफ की तरह कड़वा पानी पीने के बजाय उसने फैसला किया कि इसके बजाय सोडा ऑर्डर करना बेहद बेहतर होगा। माफ करें, एक अंशकालिक कार्यकर्ता तेजी से उनकी मेज पर आया। कृपया, मैं पोर्क बेली के 2 और हिस्से साथ ही स्प्राइट की 1 बोतल ऑर्डर करना चाहता हूं। ठीक है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें।
वेटर के चले जाने के बाद यू जिन हो ने अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया। बड़े भाई, आपने और शराब का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? आप देखिए, मैं शराब के मामले में उतना अच्छा नहीं हूँ। जिन वू ने उत्तर दिया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी सी भी नहीं बदल रही थी, लेकिन हमेशा की तरह यू जिन्हो ने इसे ठीक से नहीं समझा। इसके बजाय उसके अल्कोहल युक्त लाल चेहरे पर एक ढीली मुस्कान तैर गई। बड़े भाई का अभी भी एक मानवीय पक्ष है, जैसे ये। यू जिन हो उसे अजीब लेकिन अर्थपूर्ण नजर से देखता रहा, लेकिन जिन वू ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने आज ही या किसी भी समय अचानक अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया हो। दरअसल उसे यहाँ किसी और चीज को लेकर उत्सुकता हो रही थी। आप अब से क्या करने की योजना बना रहे हैं? जब जिन वू ने गंभीर स्वर में पूछा, तो यू जिन हो एक नौकरी चाहने वाले की तरह सीधा बैठ गया और अपनी नौकरी के लिए साक्षात्कार शुरू होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं हंटर एसोसिएशन में एक साधारण लिखित परीक्षा पूरी कर लेता हूं, उन्हें तुरंत मेरा गिल्ड मास्टर लाइसेंस जारी कर देना चाहिए। बड़े भाई, मैं उस लाइसेंस को हाथ में लेकर अपने पिता के साथ बातचीत करने की योजना बना रहा हूं। यू जिन हो की आंखों में दृढ़ संकल्प उमड़ आया। उसने इस उद्देश्य के लिए अपनी बहुत सारी पूंजी निवेश कर दी थी और अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसके अलावा मैंने बड़े भाई से भी एक वादा किया था। गिल्ड भवन का वादा उसने जिन वू से किया था। सौदे के उस हिस्से को तभी बरकरार रखा जा सका जब यू जिन्हो ने अपने पिता यू म्यूंग हवान को नए गिल्ड मास्टर के रूप में स्थापित करने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया। दूसरी ओर जिन वू काफी आजाद महसूस कर रहा था। निश्चित रूप से उस 30 बिलियन वोन की इमारत पर मेरा हाथ लगना अच्छा होगा, लेकिन खैर, यह उसके लिए केवल एक अतिरिक्त बोनस होगा। उसका वास्तविक उद्देश्य सदैव समतलीकरण करना रहा है। उन सभी रैंक सी गेट्स में प्रवेश करते समय वह उस स्तर से कहीं अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, जिसके लिए उसने शुरुआत में सौदेबाजी की थी। दूसरे शब्दों में, उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, और उसकी उन्मत्त स्तर बढ़ाने की होड़ के परिणाम उसके एक मुके से और अरबों वोन के गारंटीकृत वार्षिक वेतन के साथ रैंक के हंटर किम चेओल अपनी चेतना खो बैठा। ऐसे ही, कम से कम मैं अब उस आदमी से अधिक पैसा कमा सकता हूं। यदि किसी के पास उत्कृष्ट योग्यताएं हैं तो धन का आना निश्चित है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं थी, और उसकी शांत मानसिकता उसके आचरण पर साफ देखी जा सकती थी। जिन वो पिछले कुछ दिनों को याद करने लगा और मन ही मन मुस्कुराया। इसी समय यू जिन हो ने उससे एक प्रश्न पूछा। अब आपकी अपनी क्या योजनाएं हैं, बड़े भाई? अरे क्या मैंने कुछ ऐसा पूछा जो मुझे नहीं पूछना चाहिए? यू जिन हो ने ऐसा सोचा और थोड़ा झिझक गया, लेकिन जिन वू की सहज अभिव्यक्ति को देखकर उसने राहत की सांस ली। दरअसल मैं कुछ समय के लिए पहुंच से बाहर हो जाऊंगा। ये वह जगह है जहां मुझे जाना है। उसे एक वाक्य के कारण यू जिन हो का चेहरा स्पष्ट रूप से कठोर हो गया। एक समझदार व्यक्ति की अभिव्यक्ति बनाने के बाद यू जिन हो ने एक बार में सोजू गिलास खाली कर दिया। फिर उसने खाली गिलास मेज पर रख दिया और उसे वापस पूरा भर दिया। एक और गिलास ठोकने के बाद वह कुछ कठिनाई से अपना मुंह खोलने लगा। बड़े भाई, कृपया मुझे सीधे बताएं कि क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं। यदि ऐसा है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में तुम्हें फिर कभी परेशान न करूं। ये बेवकूफ। जिस क्षण जिन वू ने कहा कि वह पहुंच से बाहर होगा, इस बेवकूफ ने फिर से उसके शब्दों को गलत समझा होगा। जिन वू ने अपने सिर के किनारे को खुजलाया और उचित उत्तर के बजाय एक प्रश्न पूछा। अरे जिन हो, हाँ बड़े भाई, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं। यू जिन हो की आंखें इस तरह घूम गईं और जैसे कि वह अपना सिर उठाने से पहले पर्याप्त उत्तर नहीं दे सका। बड़े भाई, मेरा एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है। जिन वू को कहीं से ये सुनकर याद आया। यू मायुंग हवान का पहला बेटा यू जिन सियोग। मेरा भाई वास्तव में मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए मुझे लगता है मैंने उसके साथ जो समय बिताया है वो तुम्हारे साथ बिताए गए समय से बहुत कम है, बड़े भाई। उसकी तुलना में आपने मेरी जान बचाई है, मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद की है, और यू जिन हो ने सीधे जिन वू को देखा। मेरे लिए तुम उससे अधिक मेरे सगे भाई की तरह हो, बड़े भाई। हालांकि वह अभी भी जिन वू से थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी वह जीवन भर जिन वू के इर्द गिर्द घूमते इन पिछले कुछ दिनों को कभी नहीं भूलेगा। दरअसल इस समय उसका सम्मान जिन वू के डर से कहीं अधिक था। अगर तुम मुझे अपने भाई के रूप में देखते हो तो। जिन वू गहराई से मुस्कुराया। मैं तुम्हें भी अपना छोटा भाई समझूंगा। यू जिन हो की नाक लाल हो गई और उसकी आंखों से अचानक आंसू आने लगे। अगर इतना ही होता तो ठीक था, लेकिन फिर उसने अचानक से जिन वू के करीब जाने की कोशिश की। बड़े भाई, मैं तुम्हें जोर से गले लगाना चाहता हूं।
ये ठीक है ना? अरे अरे, तुम नशे में हो दोस्त? नहीं, ये सच नहीं है। बड़े भाई, मैं अपने जीवन में पहले कभी इतना स्पष्ट विचारों वाला नहीं था। अपनी आंखें खोलकर कहो, है ना? या तो वह अपनी भावनाओं से बहुत अधिक प्रभावित था, या वह बस बुरी तरह नशे में था। यूजिनहो मेज पर गिर गया और अपनी आंखों से रोने लगा, जिससे जिनवू ने उसे कंधे पर थपथपाया। जल्द ही यूजिनहो सो गया और टेबल अब शांत हो गई थी। कितना लाचार बच्चा है। जिनवू अपनी सीट पर पीछे झुक गया और अपनी जीभ को हल्के से दबाया। यूजिनहो, वह कई मायनों में एक परेशान करने वाला बच्चा था, लेकिन किसी कारण से जिनवू को वह बिल्कुल भी नापसंद नहीं लगता था। आगे बुलेटिन पर जिनवू ने वह आवाज सुनी और अपनी नजर उसके स्रोत की ओर कर दी। भोजनालय की दीवार पर लगा टीवी एक समाचार बुलेटिन दिखा रहा था। क्या रात के 9 बज चुके हैं? उसने ऐसा सोचा और स्क्रीन पर घूर कर देखा, तभी वहां कोई परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई और नहीं बल्कि बेक यूनहो था, और जब वह व्हाइट टाइगर के मुख्यालय से बाहर निकला तो पत्रकारों के सवालों की उस पर लगातार बौछार हो रही थी। क्या यह सच है कि आपके नए रंगरूटों के प्रशिक्षण के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी थी? क्या यह भी सच है कि केवल निचली रैंक वाले शिकारी ही जीवित लौटे जबकि सभी उच्च रैंक वाले मारे गए? आप इस घटना के दौरान जीवित बचे लोगों की कथित तौर पर सहायता करने वाले एक रहस्यमय व्यक्ति की अफवाह के बारे में क्या सोचते हैं? बेक यूनहो पत्रकारों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में उसके पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस घटना की जांच एसोसिएशन द्वारा पहले ही की जा चुकी है। यह सच था कि कोई घटना हुई थी, लेकिन घटनास्थल पर कोई रहस्यमय सहायक नहीं था। नहीं, व्हाइट टाइगर गिल्ड के गौरवान्वित शिकारियों ने अपनी शक्तियों को संयोजित किया और ऊपरी रैंक के कालकोठरी को साफ करने में कामयाब रहे। और इस प्रक्रिया के दौरान कई शिकारियों ने अपनी जान गंवा दी या घायल हो गए। बस इतना ही। एक अन्य रिपोर्टर ने तुरंत अनुवर्ती प्रश्न दाग दिया। अगर ऐसा है तो आप हमें जीवित बचे लोगों का साक्षात्कार लेने से क्यों रोक रहे हैं? वे लोग बाल भर भी मौत के दरवाजे से बचने में कामयाब रहे। तो आप इस अत्यंत दर्दनाक घटना के संबंध में उन लोगों से बात क्यों करना चाहते हैं? जहां तक मैं आप लोगों को उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बेक यूनहो एक कार में चढ़ने के बाद वहां से तेजी से भाग निकला। जिनवू की आंखें खुली रह गईं। वे मेरे बारे में बात कर रहे थे, है ना? कुछ समय पहले पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में कहीं एक निश्चित कालकोठरी के अंदर एक तीखी चीख फूट पड़ी। जेम्स नाम का एक शिकारी अपने पेट के बल गिर पड़ा। उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई थी और वह भागने के लिए केवल फर्श पर रेंग सकता था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह केवल खुद को एक दीवार के सहारे खड़ा करने में कामयाब रहा है, तो निराशा ने तुरंत उसकी अभिव्यक्ति को धुंधला कर दिया। हे भगवान, इस कालकोठरी की रैंक ए आंकी गई थी, और इस गेट को साफ करने के लिए एक छापेमारी दल बनाने के लिए उपयुक्त शिकारियों की भर्ती की गई। हालांकि उनमें से हर एक को नष्ट कर दिया गया था। तकनीकी रूप से कहें तो वे मरे नहीं थे, लेकिन फर्श पर बेहोश थे। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जेम्स दीवार के सहारे झुक गया और जोर जोर से सांस लेने लगा और फिर अपना सिर कई बार इधर उधर हिलाया। आज का दिन वास्तव में अविश्वसनीय घटनाओं की एक श्रृंखला थी। जब छापा मारने वाली टीम कालकोठरी में दाखिल हुई तो उन्हें एक भी राक्षस नहीं मिला, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर कोई राक्षस नहीं था। राक्षसों के बिना एक कालकोठरी, क्या ऐसी कोई चीज अस्तित्व में भी हो सकती है? यदि ऐसा मामला था, तो मापने वाले उपकरण ने गेट के बाहर जो जादुई शक्ति का उत्सर्जन उठाया था, वह कहां से आया? शिकारी स्वयं ही सभी प्रकार के सिद्धांत लेकर आए। ये पहले से ही एक कठिन घटना थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, फिर भी बॉस के कमरे में इससे भी अधिक चौंकाने वाली कोई चीज उनका इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने इसमें प्रवेश किया तो उन्हें एक राक्षस मिला, और देखने में बिल्कुल इंसान जैसा लगता था। वास्तव में वहां केवल एक ही था, लेकिन उस राक्षस के एक ही हमले से छापा मारने वाली टीम का प्रत्येक सदस्य अपनी चेतना खो बैठा। ये जीव उनके लिए बहुत अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। केवल जेम्स किसी तरह बॉस रूम से भाग निकला था। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि कालकोठरी के बाहर पाया गया सारा जादुई ऊर्जा उत्सर्जन केवल उसी चीज से आ रहा हो? माप बहुत दूर गेट के बाहर से हुआ, फिर भी इसकी जादुई शक्ति पहले से ही रैंक के स्तर से अधिक थी। जेम्स ने फिर से अपना सिर हिलाया। ये बिल्कुल असंभव है। परंतु फिर ये वास्तव में अब वह अकेला राक्षस अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। जेम्स ने प्राणी को पास आते देखकर एक बार फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे मेरे कानों में दर्द होता है, आप जानते हैं।
राक्षस नहीं, एक ओरिएंटल आदमी जिसके लंबे बिखरे बाल और घनी दाढ़ी थी जो उसके सिर के ऊपरी हिस्से को खरोंचती थी। जेम्स अब चिल्लाया नहीं, बल्कि डर से हौंफने लगा। रहस्यमय प्राच्य व्यक्ति जेम्स के सामने खड़ा हो गया और अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। क्या बकवास है? तो आपको बिना किसी चेतावनी के पहले हमला करने के लिए किसने कहा? मैंने तुमसे कहा था कि मैं राक्षस नहीं, बल्कि एक इंसान हूं। मैं एक इंसान हूं। दुर्भाग्यवश जेम्स इस विचित्र भाषा का एक भी शब्द नहीं समझ सका। स्वाभाविक रूप से उसका रंग उत्तरोत्तर खराब होता गया। ओरिएंटल व्यक्ति ने अपने चेहरे पर परेशान भाव के साथ भयभीत अमेरिकी शिकारी को देखा। आखिरकार उसने एक लंबी लंबी आह भरी। इसे अपशब्द कहें। इन बड़ी नाक वाले विदेशियों से बात करने की कोशिश में कितना दर्द हो रहा है। किसी भी स्थिति में उसने एक बार फिर दूसरी बातचीत शुरू करने की कोशिश की। वह अमेरिकी की आंखों के स्तर से मेल खाने के लिए काफी नीचे बैठ गया और जितना संभव हो उतना मैत्रीपूर्ण और गैर धमकी देने वाला दिखने की पूरी कोशिश की। अरे यार, उसे अंग्रेजी के कुछ शब्द याद थे। उस भाषा में इतनी कमजोर पकड़ के कारण व्याकरण की दृष्टि से वह वास्तव में यह नहीं बता सका कि उसका कोई मतलब है या नहीं। मैं कोरियाई हूं। इसलिए उसने हर शब्द को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से व्यक्त करने का प्रयास किया। मुझे घर जाना है। चैप्टर 68। एक अभूतपूर्व पैमाने की घटना। कालकोठरी से बाहर निकला एक फंसा हुआ शख्स। यूएस हंटर बयूरो तुरंत सक्रिय हो गया। ये समाचार सुनकर बयूरो के उपनिदेशक स्वयं साक्षात्कार कक्ष में आए। वन वे मिरर के परे वह एक ओरिएंटल व्यक्ति को कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ देख सकता था। उसकी कलाइयों पर हथकड़ी बंधी हुई थी। क्या वह वही आदमी है? ये सही है सर, वह एक नियमित नागरिक की तरह दिखता है। जी श्रीमान, ये वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। एक बार उस आदमी के बिखरे बालों और गंदी दाढ़ी की देखभाल कर दी जाए तो उसके चेहरे की विशेषताएं एक औसत मध्यम आयु वर्ग के ओरिएंटल पुरुष की तरह होंगी जो आमतौर पर हर जगह पाया जाता है। क्या आपको अभी तक उसकी पहचान पता चली है? उसने बार बार कहा है कि वह एक कोरियाई शिकारी है। दक्षिण कोरिया? जी श्रीमान, एक दक्षिण कोरियाई शिकारी दुनिया के दूसरी ओर की कालकोठरी से कैसे बाहर आ सकता है? वह कहता है कि गेट बंद होने के बाद वह पिछले 10 वर्षों से कालकोठरी के अंदर फंसा हुआ था और जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वह अमेरिका में था। क्या यही है? वह अब तक यही कह रहा था सर। डिप्टी डायरेक्टर ने उसके माथे पर मालिश की। वह निर्देशक को यह बात कैसे समझाता? उसे महसूस हुआ कि माइग्रेन ने उसके सिर पर भयानक हमला शुरू कर दिया है। अगर ऐसा है तो आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम वहां क्यों नहीं हो? उससे अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो? अपने निदेशक की तो बात ही छोड़िए, डिप्टी को इस बात की चिंता थी कि उसे सीधे उससे भी ऊंचे स्तर के किसी व्यक्ति को रिपोर्ट करना होगा, या इससे भी बदतर कोई व्यक्ति खाद्य श्रृंखला में बहुत बहुत ऊपर है। दूसरे शब्दों में, इस तरह अंगूठा चूसने के लिए इंतजार करने का समय नहीं था। बहुत बुरा। सूचना के प्रभारी अनुभाग प्रमुख ने अपनी भावना साझा नहीं की। सर, फिलहाल हम इस संभावना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि यह आदमी एक राक्षस होगा जिसके पास इंसानों जैसी यादें हैं। ठीक है, तो अगर यह साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान अचानक अपने असली इरादे प्रकट करता है तो संपूर्ण वाशिंगटन खतरे में पड़ सकता है। यह समझ में आया। कई रैंक के हंटर्स की एक छापेमारी टीम आखिरकार उस आदमी के सामने पूरी तरह से असहाय साबित हुई। वे यहां लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि जांच जारी रखने के लिए हमें एक शक्तिशाली हंटर लाना होगा। अधिमानतः एक रैंक एस भी। अनुभाग प्रमुख ने सहमति में सिर हिलाया। पास में एक रैंक एस हंटर रहता है जो कोरियाई भाषा में बातचीत कर सकता है। उपनिदेशक की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि हंटर बयूरो का डिप्टी डायरेक्टर था। उसने राज्यों में रहने वाले सभी रैंक एस शिकारियों की सूची पहले से ही याद कर ली थी। मिस्टर हवांग, क्या वह यहां आ रहा है? जी श्रीमान। मेहतर गिल्ड के मुख्य शिकारियों में से एक, हवांग डोंगसू। उस व्यक्ति को यहां लाने और उसे एक अमेरिकी नागरिक के रूप में स्वाभाविक बनाने के लिए हंटर बयूरो को कितना प्रयास करना पड़ा। अगर यह वह है, अगर कुछ बुरा हुआ भी, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी। उपनिदेशक गहराई से मुस्कुराए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। देर से ही सही उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ। यदि उसे उच्च अधिकारियों को कोई रिपोर्ट देनी होती तो उसे कम से कम विषय का नाम जानने की आवश्यकता होती। उस आदमी का नाम क्या था? यह निश्चित रूप से उच्चारण करने में कठिन नाम था। अनुभाग प्रमुख ने अपने एक अधीनस्थ द्वारा उन्हें सौंपी गई रिपोर्ट पर इसकी पुष्टि की और बात की। उसका नाम सियोग इल हवान है, जो दक्षिण कोरिया का एक शिकारी है। हवांग डोंगसू के पास दया जैसी चीजों के लिए समय नहीं था।
विशेषकर यदि यह राक्षसों के विरुद्ध था। उसने अपने माता पिता को कई साल पहले एक कालकोठरी में खो दिया था और अपने बड़े भाई के साथ ही परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में बड़ा हुआ। यही कारण है कि जब वह रैंक एस के रूप में जागा तो उसे पता था कि यह उसका स्वर्ग प्रदत्त अवसर था। जितना संभव हो उतने राक्षसों को नष्ट करने और मारने का अवसर। शायद यही कारण था कि साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय हवांग डोंग सू की चमक सामान्य से अधिक ठंडी थी। एक आदमी जो कालकोठरी से बाहर आया, यहां तक कि इस आदमी द्वारा उत्सर्जित जादुई ऊर्जा तरंग दैर्ध्य का पैटर्न स्पष्ट रूप से एक राक्षस के समान था। अगर कोई राक्षस इंसान होने का नाटक कर रहा है, फिर वह इस घृणित प्राणी को यहीं अभी मार डालेगा। उसकी नजर उस आदमी की नजर से मिली। उसने चुपचाप अपनी निगाहें बदल ली। हवांग डोंग सू ने इस आदमी की जानकारी वाली फाइल मेज पर रख दी, बैठने के लिए कुर्सी खींची और अपना मुंह खोला। मेरे साथ सहयोग करना आपके लिए बेहतर होगा। मेरा एक शब्द ये निर्धारित करेगा कि दूसरे आपको कैसे देखेंगे, एक इंसान या एक राक्षस। समझा? हालांकि शुरुआत करने से पहले हवांग डोंग सू के दिमाग में एक गहरा व्यक्तिगत प्रश्न तैर गया। उसका बड़ा भाई जो कालकोठरी के अंदर मर गया, क्या कोई संभावना थी कि हवांग डोंग से एक जीवित लौट सकता था? वह पहले उसके बारे में जानना चाहता था। क्या आपकी तरह अन्य शिकारियों के कालकोठरी से लौटने की कोई संभावना है? व्यक्ति ने अपना सिर न में हिलाया। तभी हवांग डोंग सू की भौहें कांप उठी। आप इतने निश्चित रूप से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्यों वापस आया। रीजन यह क्या है? उत्तर देने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछने दीजिए। मैं यहां प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बनूंगा। हवांग डोंग सू की आंखें एक मुट्ठी की तरह सिकुड़ गईं। हालांकि वह आदमी बिना परवाह किए वही कहता रहा जो वह कहना चाहता था। द्वार, राक्षस और कालकोठरी टूट जाती है। आप उनके बारे में कितना जानते हैं? यदि इस आदमी ने कोई मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा होता तो हवांग डोंग सू ने इस व्यक्ति को तुरंत चुप कराने के लिए बल प्रयोग किया होता। लेकिन वह अभी ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि वह प्रश्न कुछ ऐसा था जिसका उत्तर देने की कोशिश अनगिनत लोगों ने तब से की है जब से पहला गेट खुला और 10 साल पहले जागृत लोग प्रकट होने लगे। यही क्षण हो सकता है जब उत्तर अंततः स्वयं प्रकट हो जाए। हंटर ब्यूरो के सभी एजेंट एक तरफा दर्पण में घूरते हुए घबराकर अपनी लार निगलने लगे। हवांग डोंग सू ने पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं? कालकोठरी, द्वार, राक्षस, ये सभी जल्द ही होने वाले एक सच्चे युद्ध की प्रस्तावना मात्र है। और हाल ही में एक ऐसी चीज ने अपनी आंखें खोली हैं जो अब तक की सबसे बड़ी आपदा बन जाएगी। तो आपके यहाँ लौटने का कारण यह है, उस विपत्ति को रोकने के लिए। और ये अब तक देखी गई सबसे बड़ी आपदा है या कुछ और है, वह मैं आपको नहीं बता सकता। हवांग डोंग सू ने उपहासपूर्वक मुस्कुराया। एक आदमी जो यहाँ एक आपदा को रोकने के लिए आया है, वह इस बारे में बात नहीं कर सकता कि यह क्या है। मुझे नहीं पता कि वह चीज क्या हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से अकेले इसे रोकने की कोशिश करने के बजाय क्या दूसरों के साथ मिलकर काम करना बेहतर नहीं होगा? व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। इस प्राणी का सामना करते समय लोगों की संख्या का कोई मतलब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत सारे नौसिखिए एक साथ काम करने का फैसला करते हैं या नहीं, वे केवल इसके शिकार बनेंगे और इसके मोहरे बन जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि केवल आप ही इसे रोक सकते हैं? उस आदमी ने सिर हिलाया। हवांग डोंग सू ने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चटकाई। यह आदमी बहुत दूर चला गया है। हालांकि ये समझना इतना कठिन नहीं था कि क्या यह आदमी सचमुच 10 वर्षों तक कालकोठरी के अंदर फंसा रहा था, या वैकल्पिक रूप से किसी मानव की यादों की नकल करने की कोशिश करने वाले राक्षस की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि, गलती हुई थी और परिणामस्वरूप उसका मस्तिष्क कुछ हद तक पिघल गया था। किसी भी मामले में हवांग डोंग सू ने कुछ समय के लिए दूसरे पक्ष का मजाक उड़ाने का फैसला किया और देखा कि यह बात कहां तक जाएगी। तो फिर आपको अपने कौशल पर पूरा भरोसा होना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे कौशल के अलावा मेरे पक्ष में अन्य कारक भी हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो वह किसी पागल व्यक्ति से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है? हवांग डोंग सू ने यहां पूछताछ बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने ब्यूरो के अनुरोध को पूरा करने के बारे में सोचते हुए उस व्यक्ति की केस फाइल खोली जो उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए थी। आपका नाम सियोंग इल हवान है। प्रदान की गई तस्वीर निश्चित रूप से उस व्यक्ति के चेहरे से मेल खाती है। हालांकि 10 साल के बजाय ऐसा लगता है कि केवल कुछ हफ्ते, शायद महीने ही बीते हैं। हालांकि हवांग डोंग सू ने इसका बुरा न मानने का फैसला किया। उसने सुना है कि उच्च श्रेणी के शिकारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी पार कर सकते हैं। एक शिकारी के रूप में आपके रिकॉर्ड बहुत अच्छे दिखते हैं।
आप उन दिनों काफी पैसा कमा सकते थे। सियोग इल्हवान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय शिकारियों की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अरे, हंटर्स के लिए कोई रैंकिंग प्रणाली भी नहीं थी। हवांग डोंग सू ने फाइल पढ़ना शुरू किया। आपका जीवन साथी पाक ग्युंग हाय, 2 बच्चों, बेटे का नाम है। जैसे ही उसने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए बच्चों के नाम पढ़े, हवांग डोंग सू की आंखें एक पल के लिए थोड़ी चौड़ी हो गईं। सियोग जिनवू, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड के लिए ही टिक सका। हवांग डोंग सू ने शांत रहने की पूरी कोशिश की और आगे बढ़ते रहे। सियोग जिनवू, और आपकी बेटी का नाम है? सेओंग जिन आह। ठीक है, अगला। फिर ऐसा हुआ। इससे पहले कि हवांग डोंग सू अगले पृष्ठ पर जा पाता, सियोग इल्हवान ने उसे रोक दिया। हवांग डोंग सू ने अपना सिर उठाया और उसने पाया कि सियोग इल्हवान की चमक उसकी ही तरह ठंडी हो गई थी। तुमने मेरे बेटे का नाम लेते समय जानलेवा इरादा क्यों जताया? हवांग डोंग सू ने फाइल को उनके बीच डेस्क पर रख दिया और फिर इस कमरे के बाहर तक माइक फीड बंद कर दी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ही प्रश्न पूछूंगा। पहले मुझे आपका उत्तर सुनना होगा। क्या होगा अगर मुझे आपको जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है? यदि आवश्यक हुआ तो मैं बल प्रयोग करूंगा। सियोग इल्हवान की आंखें ठंडी चमकने लगी। उन्होंने पीछे हटने का कोई संकेत भी नहीं दिया, जिसने हवांग डोंग सू को गहरी मुस्कुराहट के लिए प्रेरित किया। मैं समझ गया। तो तब आप एक राक्षस थे। एक छोटे से राक्षस ने एक शिकारी को धमकी देने की हिम्मत कैसे की? उसके प्रति तीव्र शत्रुता थी। अब यह इस आदमी को राक्षस करार देने के लिए पर्याप्त सबूत था। नहीं रुको, यह मेरा दूसरा स्वर्ग प्रदत्त अवसर हो सकता है। हवांग डोंग सू ने ऐसा निर्णय लिया और माइक को फिर से चालू कर दिया। उपनिदेशक, यह आदमी एक राक्षस है। तुरंत खाली हो जाओ, क्योंकि वह जल्द ही हमला करना शुरू कर सकता है। वन वे मिरर से परे घबराए हुए लोग तेजी से कमरे से बाहर भागे और जल्द ही इमारत के भीतर सायरन की तेज आवाज गूंज उठी। इस बीच हवांग डोंग सू के हाथों से एक चांदी की रोशनी निकलने लगी। मैं जल्द ही दक्षिण कोरिया जाने की योजना बना रहा हूं। तैयार होने के बाद हवांग डोंग सू ने सेओंग इल्हवान पर एक कपटी मुस्कान फेंकी। तो मुझे उसके पिता के कौन से अंतिम शब्द तुम्हारे बेटे को बताने चाहिए? टीवी अभी भी रेड गेट घटना के बारे में बात कर रहा था। जिन वू ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। ये बात हाथ से बाहर होती जा रही है। फिर भी उसे इतनी परेशानी महसूस नहीं हुई। यह ऐसा था जैसे उसे थोड़ा अजीब लगा। इसके बजाय उसे यह अजीब लगा कि कुछ लोग जो उससे कुछ भी नहीं जानते थे, उसके बारे में और अधिक जानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। खासकर तब जब वह वहां था ही नहीं। लेकिन अगर उसे उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा? वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वैसे भी मैं पहले ही उस बिंदु तक पहुंच चुका हूं जिसका मैं लक्ष्य बना रहा था। शुरुआत में उसने अपनी क्षमताओं को छिपाकर रखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसे लगातार डर था कि कुछ बेईमान लोगों द्वारा उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब कहानी अलग थी। यहां तक कि जब व्हाइट टाइगर के गिल्ड मास्टर, साथ ही एक रैंक एस हंटर बेक यूनहो ने उसकी बाह पकड़ ली थी, तब भी जिन वो बिना किसी समस्या के उसकी बाह को मुक्त कर सकता था। उसने पहले ऐसी उपलब्धि हासिल करने का सपने में भी नहीं सोचा होगा। निश्चित रूप से उस आदमी से आंखें मिलाने से ही मैं खुद को गीला कर लेता। जिन वो के होठों पर एक अदृश्य मुस्कान उभर आई। ऐसे समय में उसे नशे का आनंद लेना चाहिए था, यादों को एक उत्तम साइड डिश के रूप में परोसते हुए। लेकिन फिर हानिकारक पदार्थों का पता चला है। बफ डिटॉक्स का असर अब शुरू होगा। 3, 2, 1 विश्रण पूरा हो गया है। ये कैसी खेद की बात थी कि उसकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकी। जिन वो उदास होकर मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही उसने सोजू का गिलास नीचे रखा, उसके चेहरे के भाव पहले से कहीं अधिक गंभीर और दृढ़ हो गए। हालांकि मेरी यहां रुकने की कोई योजना नहीं है। जिन वू ने अपनी स्टेटस विंडो बुलाई। नाम सियोंग जिनवू। स्तर 61। वर्ग छाया संप्रभु। शीर्षक जिसने प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। HP 13001। MP 1677। थकान 0। आंकड़े। ताकत 142। सहन शक्ति 101। एजिलिटी 121। बुद्धि 89। धारणा 103। वितरित करने के लिए उपलब्ध स्टेट पॉइंट 0। शारीरिक क्षति में कमी 46%। उसका लेवल 61 था। इंटेलिजेंस में डेली क्वेस्ट के माध्यम से अर्जित सभी अंकों को निवेश करने के लिए धन्यवाद। वह आंकड़ा 100 अंक के करीब पहुंच रहा था। हालांकि मेरे सामने एक लंबी सड़क है, लेकिन वह जानता था कि वह और भी ऊपर चढ़ सकता है, और भी ऊंचे स्थान पर।
एक ऐसी जगह पर जहां संभवतः कोई और नहीं पहुंच सकता। उस संभावना से उसका दिल धड़कने लगा। और इस चढ़ाई की शुरुआत दानव के महल से होगी। सिस्टम ने निश्चित रूप से कहा कि यही वह वस्तु है जिसे मैं किसी भी अन्य चीज से अधिक चाहता था। उसे वह समय याद आया जब उसे एक धन्य यादृच्छिक बक्सा मिला था। धन्य यादृच्छिक बॉक्स। खिलाड़ी को वह वस्तु प्रस्तुत होती है जो वह चाहता है, और उसे उसमें से तत्काल कालकोठरी दानव के महल की चाबी मिल गई। जिस राक्षस से उसका सामना हुआ उसका स्तर उच्च था और पुरस्कार भी सर्वोच्च थे। वहां से निकलने से पहले उसने इन दोनों तथ्यों की पुष्टि की थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ऊपरी मंजिलों पर क्या निकल सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा विचलित नहीं होगा। और इसलिए अब समय आ गया है कि जाकर उसका फल प्राप्त किया जाए। वह वहां प्रवेश करने और कुछ अच्छे दिन बिताने की योजना बना रहा था। जिन वू की एकमात्र चिंता थी, एक बार जब मैं अंदर आ जाऊंगा तो मैं बाहर से संपर्क नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उसे अपनी छोटी बहन को क्या बताना चाहिए। घर वापस जाते समय एक उपयुक्त बहाना बनाने का निर्णय करके जिन वू अपनी सीट से उठ गया। यू जिन वू ने हिलाया और हल्के से यू जिन हो को थपथपाया, लेकिन बच्चा पूरी तरह से बेहोश हो गया था। अब वह क्या करे? और उसे कल लिखित परीक्षा देने के लिए एसोसिएशन भी जाना है। खैर, परीक्षा देना एक बात थी, लेकिन अभी चिंता की सबसे जरूरी बात उसे यहां से सुरक्षित घर भेजना था। जिन वू ने यू जिन हो का फोन निकाला। जाहिर है, मैं चेयरमैन यू म्यूंग हवान या यू जिन सियोग को कॉल नहीं कर सकता। उसे यहां किसे बुलाना चाहिए जो यू जिन हो को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा। संपर्क सूची में नाम देखने से पहले जिन वू ने अपनी पसंद पर विचार किया। यू सु ह्यून। अपने पिता या अपने बड़े भाई के विपरीत, यू जिन हो ने इस व्यक्ति के साथ काफी संदेशों का आदान प्रदान किया था। नाम से पता चलता है कि यह एक महिला होनी चाहिए। जिन वू ने फोन रखने से पहले कुछ देर तक इस बात पर विचार किया कि इस महिला को कॉल किया जाए या नहीं। जरा ठहरिए, उसने तुरंत ही अपने स्टोव की पुष्टि कर दी। और निश्चित रूप से एक निश्चित वस्तु थी जिसके बारे में वह सोच रहा था। उसने इसे पा लिया। आइटम: स्थिति सुधार औषधि। दुर्लभता: ई। प्रकार: उपभोज्य। एक तरल औषधि जो किसी की स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकती है। एक बार इसका सेवन करने से अवांछनीय स्थिति संबंधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। इसे आपकी इन्वेंटरी में संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी और को नहीं सौंपा जा सकता है। जैसे ही उसने खरीदारी की पुष्टि की, भोजनकर्ता की मेज के शीर्ष पर अचानक एक पीली औषधि की शीशी आ गई। ये हीलिंग पोशन के गहरे लाल रंग या एमपी रिकवरी पोशन के नीले रंग की तुलना में काफी चमकीले रंग का था। जिन वू ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने चारों ओर नजर डाली कि कोई देख तो नहीं रहा है, इससे पहले उसने तुरंत यूजिन हो का सिर झुकाया और स्टेटस रिकवरी औषधि बच्चे के गले में डाल दी। ये तब था यूजिन हो की आंखें खुल गईं। बड़े भाई, क्या तुम अब जाग रहे हो? यूजिन हो का सिर पीछे की ओर झुका हुआ था, और बड़े भाई ऊपर से उसे घूर रहा था। बड़े भाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? जिन वू तुरंत कोई अच्छा स्पष्टीकरण नहीं दे सका। ऐसे समय में ये दिखावा करना कि कुछ हुआ ही नहीं बेहतर होगा। ओह हाँ बड़े भाई, यू जिन हो अपना सिर थोड़ा झुकाने से पहले अपनी सीट से खड़ा हो गया। मैं इतना तरोताजा क्यों महसूस करता हूँ? यू जिन हो ने अपने शरीर को इधर उधर हिलाया, इससे पहले कि जिन वू के पीछे चलने पर उसके चेहरे पर एक ताजा मुस्कान आ गई। और जैसे ही वे भोजनालय से बाहर निकले, खबरें चलती रहीं। ये बुलेटिन का अगला आइटम है। अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी हंटर ब्यूरो के मुख्यालय को दहलाने वाले रहस्यमय विस्फोट पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी करने में लगातार देरी की है। चैप्टर 69। दिन की पहली किरण पर जिन वू डेसुन टॉवर की ओर बढ़ा। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। 100 मंजिल ऊंची इस गगनचुंबी इमारत के शीर्ष को पास से देखने की कोशिश में उसकी गर्दन में चोट लग गई। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? पिछली बार के विपरीत टावर के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग आ रहे थे। रात और दिन के बीच पैदल यातायात में बहुत बड़ा अंतर था। न केवल इमारत का प्रवेश द्वार बल्कि इसके आसपास की सड़कें भी खचाखच भरी हुई थी। अगर कोई व्यक्ति इतने सारे लोगों वाली जगह पर अचानक गायब हो जाए तो शायद सचमुच शोर मच जाएगा। इतना ही नहीं, मीडिया इस रहस्य सहायक या जो भी हो उस पर प्रकाश डाल रहा था, इसलिए उसके लिए अपने रास्ते से हटने और खुद पर ध्यान आकर्षित करने का कोई कारण नहीं था। जिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने शुरू से ही ध्यान आकर्षित किया हो। वह एक ऐसे क्षेत्र में गया जहां बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं थी और उसने अपनी इन्वेंटरी से दानव के महल की चाबी निकाल ली। यह एक लंबी, पतली, सुनहरी चाबी थी। साधारण नजर में यह एक फैंसी सजावटी वस्तु जैसा भी लग रहा था। मेरे आसपास कोई नहीं है,
अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद जिन वू ने अपना सिर हिलाया। चलो यहां से प्रवेश करते हैं। जिन वू ने अपने गायब कौशल को सक्रिय किया। दृश्य से ओझल होने के बाद वह मुख्य सड़क पर लौट आया और अनगिनत राहगीरों को पार करते हुए टॉवर के करीब चला गया। जैसा कि शहर के मध्य में व्यस्त सड़क पर होता है और दिन के समय भी कम नहीं, उसे जो दूरी तय करनी थी वह ज्यादा नहीं थी, लेकिन भीड़ के साथ घुलते मिलते वह फिर भी कई कंधों से टकरा गया। हालांकि किसी भी व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं इस गुप्त कौशल का दुरुपयोग करूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसने यहां तक सोचा कि यही कारण है कि गायब कौशल रखने वाले उच्च रैंकिंग वाले शिकारियों पर हर समय कड़ी निगरानी रखी जाती है। उसका लक्ष्यहीन भटकता मन अधिक समय तक ऐसे ही नहीं टिक सका। ठीक उसी तरह जैसे पहली बार वह यहां आया था, अदृश्य सीमा पार करते ही आसपास का नजारा अचानक बदल गया। मैं पहले से ही इतनी दूर से आग की लपटों की आवाजें सुन सकता हूं, तो वहां कितनी गर्मी है। विशाल टॉवर आग की लपटों में घिर गया। डेमंस कैसल डेसुन टॉवर की जगह उसके पूरे दृश्य को भर दिया। हालांकि बात यह थी कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार शीघ्रता से अनुकूलन करने में सक्षम थे। ठीक है, यह पहली बार जितना बुरा नहीं है। निश्चित रूप से उसे उतनी घबराहट महसूस नहीं हुई जितनी पहली बार उसने दानव के महल को देखकर महसूस की थी। कोई हो सकता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पर्याप्त स्तर ऊपर कर लिया है। जिन वू ने दानव के महल की चाबी को अपनी सूची में संग्रहित किया और इसके स्थान पर एक राख के रंग की चाबी मंगवाई। आइटम: महल के गेट की कुंजी। दुर्लभता: ए। प्रकार: कुंजी। दानव के महल के द्वार खोलने की कुंजी। द्वारपाल को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये वह चाबी थी जो उसे द्वारपाल सेरबेरस को मारने के बाद मिली थी। उस समय सेरबेरस द्वारा लगभग काटे जाने के बाद उसने इसका उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन अब वह इसका उपयोग कर सकता है। इसके बाद उसने अपना हथियार बुलाया। उसके बाएं हाथ पर चाबी और उसके दाहिने हाथ पर बारूका का खंजर। जिन वो सावधानी से टॉवर के सामने वाले गेट के पास पहुंचा। वह सेरबेरस नहीं देख सका। क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसों के महल में फिर से पैदा न हो? वह निश्चित नहीं हो सका, लेकिन कुछ संभावना थी कि यह हो सकता है, ठीक सेरबेरस की तरह। उस मामले में, उस स्थिति में, इस कालकोठरी का लेआउट अन्य तत्काल कालकोठरियों से बहुत अलग हो सकता है जहां राक्षस हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं। जिन वू ने अपनी धारणा को सीमा तक विस्तारित किया। अपने परसेप्शन स्टेट का विस्तार करके, जो 100 के आंकड़े को पार कर गया था, वह अपने दिल की धड़कन को भी वज्रपात के समान जोर से सुन सकता था। हालांकि मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं। पहले के विपरीत, वह निश्चित रूप से बहुत अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था, ये जानते हुए कि वह वर्तमान में कितना मजबूत था। अपनी सतर्कता बनाए रखना और डर से कांपना आखिरकार दो अलग अलग कहानियां थीं। जब वह महल के द्वार के सामने खड़ा हुआ तो एक नया संदेश सामने आया। क्या आप प्रवेश करने के लिए महल के गेट की चाबी का उपयोग करेंगे? हाँ या नहीं? तुम्हें लगता है कि इतनी दूर आने के बाद मैं घर वापस जा रहा हूं? जिन वू ने इस बेतुके सवाल पर घबराकर हाथ चुना। उसने कुछ भी नहीं किया, फिर भी दरवाजों की विशाल जोड़ी हिलने लगी क्योंकि कब्जों से जोर की चरमराहट होने लगी। इसके बाद जिन वू घबरा गया। उसकी धारणा अधिकतम तक विस्तारित हो गई थी, फिर भी वह महल के द्वार के पार राक्षसों की एक भी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। कोई राक्षस नहीं है। जिन वू अपने साथ होने वाली बिल्कुल विपरीत स्थिति को लेकर चिंतित था। उसने यहां तक कि उन रेगिस्तानी सेंटीपीड्स या जो भी हो के खिलाफ लड़ने के लिए जानबूझकर पेनल्टी क्षेत्र में प्रवेश करके एक विशेष प्रशिक्षण से गुजरने के बारे में भी सोचा था, अगर महल का गेट खुलते ही राक्षस पागलों की तरह बाहर निकल जाते। आखिर इसका मतलब क्या था? उसका अब तक का सारा प्रयास व्यर्थ होता दिख रहा था। आंतरिक भाग पूरी तरह से किसी भी जीवन से रहित था। कुछ हद तक हतप्रभ महसूस करते हुए, जिन वू ने बारूका के डैगर को वापस अपनी सूची में संग्रहित किया और दानव के महल में प्रवेश किया। फिर ऐसा हुआ, जैसे ही उसके सिर के अंदर एक यांत्रिक बीप बजी, उसने तुरंत अपने दोनों खंजर बुला लिए। लेकिन वह बीप उसे यह बताने के लिए एक चेतावनी से ज्यादा कुछ नहीं थी कि एक नया संदेश आया है। एक नई खोज उपलब्ध है। क्या यह एक नई खोज है? यह एक दैनिक खोज नहीं थी। खैर, अगर ऐसा होता तो यह अजीब होता, क्योंकि जिन वू ने यहां आने से पहले डेली क्वेस्ट को पूरा करना सुनिश्चित कर लिया था और पुरस्कार भी पा लिया था। मतलब, यह एक नियमित खोज होनी चाहिए। और वह उसका अब तक का पहला होगा। ठीक है, हाँ, मुझे अब तक केवल छिपी हुई खोजें या आपातकालीन खोजें ही मिल रही हैं, इसलिए दैनिक खोजों को छोड़कर, जो निश्चित रूप से, चाहे वह कैसा भी महसूस कर रहा हो, हर दिन सामने आती थी। जिन वू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और संदेश की सामग्री की पुष्टि की।
पुष्टि करो। फिर खोज की जानकारी उसके सामने आई। सामान्य खोज, राक्षसों की आत्माओं को एकत्रित करें। दानव के महल में दानव हर जगह हैं। विशेष पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राक्षसों को मारें और उनकी आत्माएं एकत्र करें। एक आत्मा को एक ही राक्षस से एकत्र किया जा सकता है, लेकिन ऊंची मंजिलों पर कई आत्माओं वाले राक्षस होते हैं। क्वेस्ट पीढ़ी की स्थिति, दानव के महल में प्रवेश। क्वेस्ट स्पष्ट स्थिति, 10,000 आत्माओं को इकट्ठा करें। पुरस्कार 1, स्टोर में उपलब्ध कोई भी एक वस्तु। 2, प्लस 20 बोनस स्टेट अंक। 3, एक अज्ञात इनाम, 20 बोनस स्टेट अंक। वह पहली चीज थी जिसने जिनवू का ध्यान आकर्षित किया, स्टेट पॉइंट। मैं अपनी बुद्धि 20 अंक तक बढ़ा सकता हूं। उसके चेहरे पर सहज ही मुस्कान आ गई। उसे काफी समय से लॉ मेकर की कमी महसूस हो रही थी। यदि छाया सैनिकों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है तो मुझे बहुत सारे मप की आवश्यकता है। और क्या एमपी ही उसकी एकमात्र समस्या थी? उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि जब उसकी इंटेलिजेंस स्टेट में भी सुधार हुआ तो वह जितनी छायाएं निकाल सकता था, साथ ही साथ वह जितने सैनिक जमा कर सकता था, बढ़ गई। इसलिए उसके लिए इंटेलिजेंस स्टेट को बढ़ाना जरूरी था। लेवल अप और दैनिक खोजों के माध्यम से उस स्टेट को बढ़ाने की हमेशा एक सीमा रही है, लेकिन अब यदि वह इस खोज को पूरा करके उन 20 बिंदुओं पर अपना हाथ जमा सका तो उसकी समस्याएं एक झटके में हल हो जाएंगी। वह पहले से ही लार टपका रहा था। इतना ही नहीं, जिनवू की नजर अन्य पुरस्कारों पर पड़ी। पुरस्कार 1, स्टोर में उपलब्ध कोई भी एक वस्तु। 2, प्लस 20 बोनस स्टेट अंक। वह बोनस स्टेट पॉइंट्स के लिए आभारी महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह स्टोर से एक आइटम भी चुन सकता था। क्या मैं सचमुच कुछ भी चुन सकता हूं? जिनवू ने स्टोर के मेनू में देखी गई उन अति महंगी वस्तुओं को याद किया। मैंने जरूर देखा, वहां कुछ ऐसी दुर्लभ वस्तुएं थी जिनकी कीमत अरबों, यहां तक कि दसियों अरबों में थी। खैर, वे अरबों वास्तविक दुनिया की मुद्रा नहीं थे, बल्कि सोना था जो केवल सिस्टम के भीतर ही मौजूद था। फिर भी ये कितना अद्भुत था। नाइट किलर, जिसे वह अब तक इतनी अच्छी तरह से उपयोग कर रहा था, उसकी कीमत केवल 3 मिलियन गोल्ड थी। भी दुर्लभता वस्तु में पहले से ही यह उच्च गुणवत्ता और आक्रमण शक्ति है, तो अरबों की लागत वाली वस्तुएं कैसी होंगी? उसकी जिज्ञासा निश्चित रूप से बढ़ गई थी। तीसरे पुरस्कार के रहस्य पर ध्यान न दें, केवल उन 2 पुरस्कारों को अकेले देखने से उसे तुरंत पता चल गया कि वह इस खोज को अपनी उंगलियों से फिसलने नहीं दे सकता। इस तरह के पुरस्कारों के लिए 1 या 2 राक्षसों को मारना पार्क में टहलने जैसा है। जिनवू अब वास्तव में बहुत खुश था और उसने उन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए इस खोज को तेजी से पूरा करने के बारे में सोचा, लेकिन खोज की स्पष्ट स्थिति की पुष्टि करने के बाद ही उनकी आंखें बाहर निकली। 10,000, वह एकदम सदमे में हौंफने लगा। यह पहले से ही 1 या 2 राक्षसों को मारने की धारणा से कहीं परे था। क्या बकवास है, ये किस प्रकार का दास श्रम है? उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये राक्षस किस तरह के राक्षस हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में 10,000 एक डरावनी उच्च संख्या थी। फिर भी जिनवू के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अच्छा, ऐसा होता अगर मैं अकेला होता। वर्तमान में उसके पास छाया सैनिकों की संख्या 50 थी। यदि प्रत्येक ने 200 को मार डाला तो ये खोज साफ हो जाएगी। यदि उसने अपने सैनिकों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया तो निश्चित रूप से इस प्रकार की खोज एक आसान काम साबित होगी। क्या आप सामान्य खोज, राक्षसों की आत्माओं को एकत्रित करें, स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। आपने खोज स्वीकार कर ली है। इस खोज में असफल होने का दंड ये होगा कि वह थोड़ा समय बर्बाद करेगा, बस इतना ही। अन्य खोजों की तुलना में, बिना किसी संदेह के, क्लास चेंज क्वेस्ट या आपातकालीन क्वेस्ट की तुलना में यह वास्तव में एक अद्भुत खोज थी, जहां उसका जीवन दांव पर था। जिनवू ने अपना सिर उठाया। मुझे आश्चर्य है, क्या वह चीज अब से मेरी प्रगति प्रदर्शित करने वाली है? जैसे ही उसने खोज स्वीकार कर ली, उसकी दृष्टि रेखा के ठीक ऊपर हवा में एक काउंटर दिखाई दिया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। राक्षसों की एकत्रित आत्माएं, 0/10,000। 10,000, इतनी दूर। जब उसे भौतिक रूप से उस संख्या की पुष्टि करनी पड़ी जो उसके दिमाग में अब तक एक अस्पष्ट धारणा के रूप में तैर रही थी, तो उसके मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। तभी उसने उस काउंटर के बाईं ओर एक अलग काउंटर खोजा। अगले स्तर तक के लिए आवश्यक 60,000। वहां 60,000 होलोग्राफिक डिस्प्ले के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थे। जैसे ही वह उससे मिला, उसका स्तर ऊपर हो गया, या कम से कम वहां तो यही लिखा था। यहां तक कि मेरे अनुभव बिंदु भी अब प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हालांकि दानव के महल में प्रवेश से पहले उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। शायद ये सुनिश्चित करने के लिए जिनवू ने एक कदम पीछे लिया और दानव के महल को छोड़ दिया।
निश्चित रूप से आत्माओं के लिए काउंटर और अनुभव बिंदु दोनों गायब हो गए। जब वह वापस अंदर गया तो वे फिर से प्रकट हो गए, जैसे कि वे पहले कभी गायब ही नहीं हुए थे। हाँ, वे केवल राक्षसों के महल के अंदर ही दिखाई देते हैं। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह उन्हें महल के बाहर नहीं देख सका, लेकिन कम से कम उन्हें अंदर रखना काफी सुविधाजनक होगा, ये निश्चित है। अगर वह इसे दूसरे नजरिए से देखे, क्या इसका मतलब यह है कि इस जगह को जीतने में मुझे बहुत लंबा समय लगेगा? यह एक अलग संभावना थी। जिन वू ने खोज विवरण को एक बार और ध्यान से पढ़ा और संदेश विंडो बंद कर दी। मुझे लगता है कि यह पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए। अंततः उसे दानव के महल के आंतरिक भाग को करीब से देखने की कुछ छूट मिली। ऐसा होते ही जिन वू की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। महल के अंदर था एक बर्बाद शहर। काफी अप्रत्याशित रूप से यह एक फील्ड प्रकार की कालकोठरी थी। इस जगह क्या है? क्या ये सियोल है? यदि सियोल में सभी लोग मर जाएं और 100 साल बीत जाएं, तो क्या शहर इस तरह दिखेगा? इस बेजान राख धूसर शहरी दृश्य के भीतर केवल अकेली स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थी, मानो उन्हें कोई दौरा पड़ रहा हो। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फील्ड प्रकार की कालकोठरी होगी। इतना ही नहीं, सियोल महानगर की तरह दिखने के लिए एक कालकोठरी बनाई गई। यह उस प्रकार का पैमाना था जो किसी विशेष स्थान जैसे सबवे स्टेशन या डिपार्टमेंट स्टोर के आसपास स्थित अन्य तत्काल कालकोठरियों से किसी भी तुलना की अनुमति नहीं देता था। जिन वू की आंखें एक दरार की तरह सिकुड़ गईं। तो वैसे अब मुझे कहां जाना चाहिए? उसकी मंजिल कहां होनी चाहिए? जिन वू की नजर ने आसपास और दूर क्षितिज पर नजर डाली। शुक्र है कि उसकी दुविधा ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बहुत दूर उस दिशा में जहां प्रसिद्ध नामसन टॉवर होना चाहिए था, वहां आकाश से परे फैला हुआ प्रकाश का एक विशाल स्तंभ खड़ा था। चलो वहां चलें। जिन वू उस दिशा में चलने लगा। रास्ते में खो जाने की स्थिति में भी उसने महल के दरवाजों के आसपास के क्षेत्र को याद रखना सुनिश्चित किया। कुछ देर बाद ही उसके कदम रुक पड़े। छोटे शारीरिक आकार वाले राक्षस एक एक करके खंडहर इमारतों की दरारों से बाहर निकलने लगे। निम्न श्रेणी का दानव। जिन वू ने अपने सिर के ऊपर तैरते गहरे लाल नाम से तुरंत पहचान लिया कि वे क्या थे। वे ऐसे दिखते हैं। इन प्राणियों ने उसे गारगोयल्स की याद दिला दी, लेकिन बिना पंखों के। उनमें से कुल 8 थे। उन्हें देखकर जिन वू के होठों के कोने ऊपर उठ गए। ठीक है, शुरुआत के लिए मुझे अपने लिए 8 आत्माएं मिल गईं। बिल्कुल अभी। बारुका का खंजर एक राक्षस के माथे में गहराई तक घुस गया। आपने एक निम्न रैंक वाले राक्षस को मार डाला। आपने 100 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने 1 राक्षसों की आत्मा एकत्र की है। जैसे ही राक्षसों का ध्यान उस राक्षस पर गया जिसके माथे पर खंजर फंसा हुआ था, जिन वो तेजी से दूसरे राक्षस के पास आया और उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। आपने एक निम्न रैंक वाले राक्षस को मार डाला। आपने 100 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने राक्षसों की आत्मा एकत्र की है। इसने भी उसे 100 अनुभव अंक दिए। और मुझे 60,000 अनुभव अंक चाहिए। यदि उसने 600 निम्न रैंक वाले राक्षसों का शिकार किया, तो उसे अपना स्तर ऊपर उठाना होगा। बचे हुए राक्षस पलक झपकते ही निपट गए। उसने 8 आत्माएं एकत्रित की थी और अर्जित अनुभव अंक 800 थे। अरे, ये तो इतना भी बुरा नहीं है। और उन्होंने कहा कि 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। जैसे ही जिन वू ने अपने अगले शिकार की तलाश शुरू की, उसकी आंखें चमकने लगी। व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर के कार्यालय के अंदर बेक यूनहो कई दस्तावेजों को ब्राउज कर रहा था, जिसे वह पिछले कुछ दिनों से अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण नजरअंदाज कर रहा था। बीप की आवाज सुनकर उसने फोन उठाया। मास्टर, मिन ब्यून गू आपसे बात करना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए सर? उसे जाने दो। जी श्रीमान। थोड़ी देर बाद फोन के स्पीकर से एक परिचित आवाज आई। बेक यून, तुमने अपना मोबाइल बंद क्यों कर लिया? बेक यूनहो ने एक लंबी आह भरी। बुरे पत्रकारों के कारण मैं तब तक लोगों की नजरों से दूर रहने के बारे में सोच रहा था जब तक कि यह पूरी चीज खत्म न हो जाए। वह लाल गेट की घटना। हाँ, मैंने यहाँ जापान में भी समाचार देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फोटोजेनिक हो। तुम्हें पता है। मुझे चिढ़ाना बंद करो यार। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। अगर मुझे पता चल जाए कि इसे मीडिया में किसने लीक किया, तो मैं। यार, इस पर ज्यादा पसीना मत बहाओ। वैसे भी पूरी चीज जल्द ही दफन हो जाएगी। आप देखिए, जल्द ही बड़ी खबर आने वाली है। बड़ी खबर है? जापान से? हाँ, यह आपकी कल्पना से भी बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। संभवतः आप इसके बारे में जल्द ही कोरिया में भी सुनेंगे। क्या हुआ? लगभग 1 सप्ताह पहले जापानी हंटर एसोसिएशन ने गुप्त रूप से कोरिया के कई बड़े गिल्डों से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोरियाई शिकारियों से सलाह की जरूरत है।
और इसलिए उसके 2 दिन बाद कोरिया के कुछ विशिष्ट शिकारियों ने जापान की यात्रा की। हंटर मिन ब्यूंग गू उनमें से एक था। बेक यूनहो पिछले कुछ समय से उस मामले को लेकर उत्सुक था। सस्पेंस बनाना बंद करो और मुझे बताओ कि पहले क्या हुआ था। यह पहली बार था जब जापान ने हमसे सलाह मांगी थी। किस बात ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? वे घमंडी बदमाश क्या चाहते थे? बेक यून, मुझे यकीन है कि आपको अभी भी जेजू द्वीप की चींटियां याद है। हाँ, 4 साल पहले जेजू द्वीप पर एक रैनकेस गेट खोला गया था। वहां से चींटियां निकली। तब से अब तक 3 अलग अलग अधीनता ऑपरेशन हुए और वे सभी विफलता में समाप्त हुए। अंत में कोरियाई सरकार ने द्वीप छोड़ दिया और अब ये राक्षसों द्वारा शासित एक बंजर भूमि थी। मैं कैसे भूल सकता हूं? मैं तो लगभग मर ही गया था। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का उत्परिवर्तन हुआ है। क्या यह एक उत्परिवर्तन है? लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या वे उस द्वीप तक सीमित रहकर आपस में ही नहीं लड़ेंगे? ठीक है, बात यह है। फोन से आ रही आवाज कुछ परेशान करने वाली लग रही थी। जापानियों को वास्तव में जापान के तट पर एक पंख वाली चींटी की लाश मिली। चैप्टर 70। आपने एक निम्न रैंक वाले राक्षस को मार डाला। आपने 100 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने राक्षसों की आत्मा एकत्र की है। आपने 100 अनुभव अंक अर्जित किए हैं। आपने राक्षसों की आत्मा एकत्र की है। अगले 2 घंटों तक वह पागलों की तरह हर निम्न रैंक वाले राक्षस का शिकार करता रहा जिसे वह पा सकता था। बाद में जिन वो ने पुष्टि की कि वह कितनी आत्माएं एकत्र करने में कामयाब रहा। राक्षसों की एकत्रित आत्माएं 309/10,000। उसने अब तक लगभग 3% खोज पूरी कर ली है। यदि वह इसी गति से शिकार करना जारी रख सके तो उसकी गणना के अनुसार वह अगले 2 घंटों में शिकार को बराबर कर सकता है। उनका मौजूदा स्तर 61 था। अतीत में उसे 60 से 61 के स्तर तक पहुंचने के लिए 9 रैंक सी कालकोटरी से अनुभव अंक की आवश्यकता थी और समय भी लगभग 2 दिन का था। लेकिन यहां वह पहले से ही 4 घंटे बाद ही लेवल अप करने के बारे में सोच सकता था। यह पागल है। जिन वू के होठों पर एक मोटी मुस्कान आ गई। उसे इतने उत्साह से शिकार करने में कितना समय लगा था? क्या उसके बाद ये पहली बार है? उसे वास्तव में याद नहीं है कि वह कभी ऐसी ही स्थिति में रहा हो क्योंकि वह हापजोग सबवे स्टेशन पर गया था और पहली 2 भूमिगत मंजिलों को बार बार साफ किया था जब तक कि उसका स्तर अब और नहीं बढ़ना चाहता था। जब भी जिन वू का खंजर चमका, एक निम्न रैंक वाला दानव बिना किसी अपवाद के गिर गया। कभी कभी उनमें से कई भी। पलक झपकते ही जिन वू ने 20 और निम्न रैंक वाले राक्षसों को मार डाला। ये सोने की खदान है। जैसे जैसे उसने राक्षसों का शिकार करना जारी रखा, उसके अनुभव बिंदु और आत्माओं की संख्या दोनों बढ़ती रही। इतना ही नहीं, लूट का अतिरिक्त बोनस भी था। लूट का माल इकट्ठा करते समय जिन वू के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान आ गई। उनके सींग लगभग हर समय निकलते हैं, है ना? आइटम, निम्न रैंक वाले दानव के सींग। दुर्लभता, कोई नहीं। प्रकार, विविध। निम्न श्रेणी के दानव के सिर पर लगे 2 सींग। दानव के सींगों का उपयोग उच्च श्रेणी के जादू मंत्रों के लिए आधार सामग्री के रूप में किया जाता है और इसलिए इसे उच्च कीमत पर बेचा जा सकता है। जब टेम राक्षस के सींग, इसे स्टोर में बेचने से उसे 2 लाख सोना मिलेगा। सेरबेरस के उन नुकीले दांतों में से प्रत्येक या जो कुछ भी मुझे मिला, उनमें से प्रत्येक में 150 ग्रैंड थे, लेकिन यह ठीक है। दानव के महल के राक्षस वास्तव में उदार है। हाल ही में कई बार स्टो की उपयोगिता का अनुभव करने के बाद ये जेप्टेम्स अब जिन वू की नजर में जेप्टेम्स नहीं रहे। यहां से कमाया गया सारा सोना अंततः बाद में उसका मांस और खून बन जाएगा। मैं कुछ भी फेंक नहीं सकता। वास्तव में बहुत आहत महसूस करते हुए जिन वू ने जो कुछ बेचा जा सकता था उसे बेच दिया और जो संग्रहित किया जाना चाहिए था उसे संग्रहित किया क्योंकि उसने राक्षसों के अवशेषों को खंगाला। इस बीच यह क्या है? उसे एक ऐसी वस्तु मिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी और वह चीज जिसका अंत एक राक्षस की फटी हुई आंत से बाहर निकल रहा था। आइटम, प्रवेश परमिट। दुर्लभता, क्वेश्चन मार्क। प्रकार, क्वेश्चन मार्क। एक परमिट जो आपको दानव महल की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग केवल पहली मंजिल के फ्लो ट्रांसफर मैजिक सर्कल पर किया जा सकता है। यह एक दस्तावेज स्क्रॉल था, कसकर लपेटा हुआ। प्रवेश परमिट। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसे उसकी सतह पर तरह तरह के अनिर्वचनीय चित्र और अक्षर सुशोभित मिले। अंत में एकमात्र चीज जिसने उन्हें इसके उद्देश्य को समझने में मदद की वह थी आइटम स्पष्टीकरण। एक वस्तु जो मुझे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने देती है, क्या वह ये हो सकता है? जिन वू ने चारों ओर नजर डाली। ये जगह दानव के महल के अंदर थी, लेकिन साथ ही वह डेसुन टॉवर के अंदर भी थी।
यदि राक्षस का महल भी टावर की तरह मंजिलों में विभाजित होता तो वह पहली मंजिल पर होता। चूंकि यह जगह एक मैदान प्रकार की कालकोठरी की तरह दिखती थी, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां अलग अलग मंजिलें होंगी। क्या ऐसा हो सकता है कि डेसुंग टावर की तरह यहां भी 100 मंजिलें हो? इस विशेष कालकोठरी के विशाल पैमाने को देखकर जिन-वू हैरान रह गया। उद्धरण डॉट ये वास्तव में 100 मंजिल नहीं हो सकता है ना? इसकी पुष्टि करने का एक ही तरीका था, और वह उस स्थानांतरण जादुई चक्र का पता लगाना और स्वयं देखना होगा। अब ये फ्लो ट्रांसफर मैजिक सकल चीज इस जगह पर कहां होगी? जिन-वू की भटकती निगाहें आकाश को भेदते हुए प्रकाश के खंभे पर रुक गईं। ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। वहां पहुंचना उसका प्रारंभिक लक्ष्य था, लेकिन उसका ध्यान निम्न श्रेणी के राक्षसों के शिकार से छीन गया और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह अपने गंतव्य से पहले की तुलना में बहुत दूर चला गया था। क्या मुझे अब वहां जाना चाहिए? उसने सोचा कि यह वहां जाने के बारे में सोचने का एक अच्छा समय हो सकता है। इसके अलावा उसने आसपास के सभी निम्न रैंक वाले राक्षसों का भी शिकार किया था। जिन-वू तेजी से मुस्कुराया। शैडो स्टोरेज कौशल के माध्यम से उसकी छाया के अंदर संग्रहित छाया सैनिकों को किसी मंत्रोच्चार या उन्हें बुलाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत जब वह छाया निकालने की कोशिश कर रहा था, जिन-वू के सामने आइस बियर पैक के नेता से निकाला गया विशाल जानवर सैनिक चुपचाप दिखाई दिया, बादल की गरज के साथ। और यह एक विशाल राक्षस जैसा भालू था जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा था। यह एक घर जितना बड़ा था, लेकिन जिन-वू के लिए यह एक सौम्य स्वभाव वाले प्यारे पिल्ले से बहुत अलग नहीं था। नीचे उतरो। जब छाया जानवर सैनिक जमीन पर लेट गया तो जिन-वू ने हल्के से उसकी पीठ के ऊपर छलांग लगा दी। चलने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही जिन-वू ने अपने पैर से जानवर के किनारे को हल्के से थपथपाया, छाया प्राणी भयानक गति से प्रकाश के स्तंभ की ओर दौड़ पड़ा। उस विशाल प्राणी में अविश्वसनीय एजिलिटी भी थी और जल्द ही उसके और गंतव्य के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। बेशक उसे अब भी समय समय पर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जानवर सिपाही का एक जोरदार झटका और स्थिति तुरंत सामान्य हो गई। जिन-वू ने गहरी प्रभावित अभिव्यक्ति बनाई। मैंने इसे केवल मनोरंजन के लिए चलाने का निर्णय लिया, लेकिन क्या ये वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है? ये सोचकर कि उसे अब से अक्सर परिवहन के इस साधन का उपयोग करना चाहिए, उसने अपनी नई सवारी का नाम भी वही रख दिया। अब से तुम्हारा नाम टैंक होगा। जानवर सैनिक नहीं, टैंक अपना सिर ऊपर उठाते हुए दहाड़ उठा। क्या वह ये कहना चाह रहा था कि उसे यह पसंद आया, या उसे इससे नफरत थी? अपने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली स्वर रज्जु के कारण जिन-वू वास्तव में यह नहीं बता सका कि कौन सा था। इस बीच प्रकाश स्तंभ और भी करीब आ गया। टैंक धीरे धीरे धीमा हो गया और अंततः प्रकाश स्तंभ के सामने रुक गया। जिन-वू जमीन पर उतरा और उसको अपनी छाया में वापस रखने से पहले टैंक को एक बार थपथपाया। फिर वह जादू के घेरे की ओर मुड़ गया। जैसे ही उसके सिर में परिचित यांत्रिक बीप बजी। आपने फ्लो ट्रांसफर मैजिक सकल की खोज की है। जमीन पर एक जादुई चक्र खुदा हुआ था। उससे निकलने वाली रोशनी आसमान तक पहुंच रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जिन-वू ने अंदर कदम रखा। कुछ नहीं हुआ। सकल के बीच में खड़े होने के लिए कुछ और कदम उठाने से पहले जिन-वू ने अपना सिर इधर उधर झुकाया। तभी उसके सामने एक और मैसेज आया। कोई मंजिल नहीं खोली गई है। आप किस मंजिल पर स्थानांतरित होना चाहेंगे? यहाँ कितनी मंजिल है? बेशक कोई जवाब नहीं था। क्या खुद पता लगाने के अलावा ये पता लगाने का कोई और तरीका नहीं है कि वहां कितनी मंजिलें हैं? जिन-वू ने एक पल के लिए सोचा। अनुभव बिंदुओं के लिए उतना कुछ नहीं बचा था, तो क्या उसे रुकना चाहिए और ऊपर जाने से पहले अपना स्तर बढ़ाना चाहिए, या क्या उसे बस ऊपर जाना चाहिए और वहां स्तर ऊपर उठाना चाहिए? अन्य तात्कालिक कालकोठरियों के विपरीत इस स्थान पर कोई राक्षसी प्रजनन नहीं होता है, इसलिए एक मंजिल पर रहना लंबे समय में अप्रभावी होगा। इसके अलावा सिस्टम ने कहा कि अधिक आत्माओं वाले राक्षस ऊपरी मंजिलों पर भी मौजूद थे। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके अनुभव बिंदुओं और खोज को पूरा करने के लिए जितनी जल्दी हो सके ऊंची मंजिलों तक पहुंचना अधिक फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, तो चलिए ऊपर चलते हैं। जिन-वू बोला। दूसरी मंजिल। आपको प्रवेश परमिट की आवश्यकता है। जिन-वू ने निर्देश के अनुसार स्क्रॉल को बुलाया। प्रकट होते ही वह प्रकाश में विलीन हो गया। दानव महल की दूसरी मंजिल का ताला खोल दिया गया है। आप दूसरी मंजिल पर स्थानांतरित हो रहे हैं। जादू के घेरे से प्रकाश की और भी तेज किरण ऊपर उठने लगी। उसी समय जिन-वू को कुछ एहसास हुआ। तो यह इसी तरह काम करता है। जैसा कि बाद में पता चला, यह पूरी चीज सिर्फ एक लिफ्ट थी।
जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि प्रकाश का ये स्तंभ वास्तव में क्या था, जिन वू को प्रकाश के चकाचौंध विस्फोट के साथ तुरंत दूसरी मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी और अंततः 27वीं मंजिल। वह लगातार 2 दिनों का नतीजा था। उसने अपनी छोटी बहन जिनाह को बताया कि वह 1 सप्ताह की यात्रा पर रहेगा। मेरे पास 5 दिन और हैं। अपनी धीरे धीरे बढ़ती सफाई गति को ध्यान में रखते हुए उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगले 5 दिनों के भीतर, जिसे उसने आखिरी मंजिल, 100वीं मंजिल माना था, उस तक पहुंचना संभव हो सकता है। शायद उससे भी जल्दी। जिन वू ने अपने आसपास का जायजा लिया। यह अभी भी एक खंडहर शहर था। मैं अब यह नहीं बता सकता कि यह मंजिल किस शहर पर आधारित है। प्रत्येक मंजिल को एक अलग शहर पर आधारित बनाया गया था। हालांकि वह जितना ऊपर चढ़ता गया, शहर की विनाश की स्थिति बदतर होती गई, और इस 27वीं मंजिल पर उसे यह बताना मुश्किल हो गया कि यह जगह एक शहर हुआ करती थी या नहीं। क्या सघन कालीन बमबारी का अनुभव करने के बाद कोई शहर इस तरह दिखेगा? जिन वू ने जल्दी से बेकार विचारों को दूर फेंक दिया और अपना सिर हिला दिया। मुझे इस तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने अपनी कलाई घड़ी से समय देखा तो रात के 11 बज चुके थे। इस कालकोठरी के अंदर न तो दिन होता था और न ही रात। इसलिए समय का ध्यान रखने के लिए उसे अपनी घड़ी पर निर्भर रहना पड़ता था। अगर वह कल भी तरोताजा शरीर और दिमाग के साथ इस कालकोठरी को साफ करना जारी रखना चाहता है तो 11 बजे कुछ आंखें बंद करने का अच्छा समय होगा। लेकिन उसके पहले, क्या मुझे पहले अपनी मेहनत का नतीजा देख लेना चाहिए? जिन वू ने अपनी नजर खोज प्रगति विंडो पर स्थानांतरित कर दी। राक्षसों की एकत्रित आत्माएं 2116 बटा 10,000। 2100 से अधिक। क्या ये मतलब उसने एक दिन में 1000 से अधिक राक्षसों का शिकार किया था? पिछले 2 दिनों में उसने काफी हत्याएं की थीं, ये तय है। 10,000 आत्माओं के लक्ष्य से यह अभी भी काफी दूर था, लेकिन वह ऊपरी मंजिल के राक्षसों पर दांव लगा रहा था, जिनके पास कथित तौर पर कई आत्माएं थीं। सही है, ऊंची मंजिल तक पहुंचना मेरी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। अगला, उसका स्तर। जिन वू की आंखें चौड़ी हो गईं। स्तर 67। उसके ध्यान देने से पहले ही उसका स्तर 67 तक पहुंच गया था। वह कुछ समय से 100 अनुभव अंक मूल्य के निम्न रैंक वाले राक्षसों का शिकार कर रहा था, लेकिन फिर जब उसने मध्य रैंक वाले राक्षसों का शिकार करना शुरू किया, जिनमें से प्रत्येक ने 300 अनुभव अंक का उत्पादन किया, तो उसकी समतल गति ऊपर की ओर बढ़ गई। मेरा स्तर भी बहुत अच्छी तरह ऊपर चढ़ रहा है। बहुत सारे राक्षस, समृद्ध अनुभव बिंदु और कठिनाई का सही स्तर। डेमन्स कैसल सबसे अच्छा लेवल अप जोन था जिसकी कोई उम्मीद कर सकता था। उसका स्तर ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जो वृद्धि का अनुभव कर रही थी। जिन वू की विभिन्न कौशलों में दक्षता भी बढ़ रही थी। फिलहाल नाइट किलर जिन वू की हथेली के ऊपर तैर रहा था। वह रूलर रीच कौशल का उपयोग कर रहा था। वह शक्ति जिसने उसे वस्तुओं को वास्तव में छुए बिना भौतिक रूप से हेरफेर करने की अनुमति दी। यहां तक कि जब वह कुछ नहीं कर रहा था, जैसे कि अभी, उसने कौशल के साथ अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ठीक है, इस रूलर रीच कौशल को शुरू करने के लिए किसी एमपी की आवश्यकता नहीं है। यह मानसिक रूप से थोड़ा थका देने वाला था क्योंकि उसे लगातार कौशल पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था, लेकिन इस कौशल के संभावित उपयोग की तुलना में एक छोटा सा सिरदर्द एक सस्ती कीमत थी। एक अच्छे समय के साथ उसकी आंखों के सामने एक अच्छी खबर आई। कौशल का स्तर, शासक की पहुंच, बढ़ गया है। अच्छा। जिन वो तेजी से मुस्कुराया और एक दीवार के सामने झुक गया। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मजबूत होता गया, उसे अधिक सुरक्षित और अधिक संतुष्ट महसूस हुआ। उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो गिल्ड मास्टर लाइसेंस अब तक जारी कर दिया गया होगा। क्या यू जिनहो अच्छा कर रहा था? शायद इसलिए क्योंकि उसे अकेले अभिनय करते हुए कुछ समय हो गया था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन यूजिनहो याद कर सका जो उसका पीछा करता था। सफल पहला बच्चा जो एक उत्कृष्ट उद्यमी बन गया था, और दूसरा मास्टर बनने की योग्यता के साथ पैदा हुआ था, लेकिन जो अभी भी एक विश्वविद्यालय का छात्र था। इनके बीच लड़ाई आसान नहीं होगी। अपना सर्वश्रेष्ठ करो, यू जिनहो। अपने मन में यू जिनहो की जय जयकार करने के बाद जिन वो धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। यू जिनहो ने दृढ़ चेहरे के साथ एक शानदार पारंपरिक कोरियाई रेस्तरां में प्रवेश किया। उसने अपने पिता की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस जगह को चुना। क्या चेयरमैन अभी तक आए हैं? हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मास्टर डी। होटल की बात सुनने के बाद यू जिनहो ने अपनी लार निगल ली। कृपया। इस तरह उसे निजी कमरे में ले जाया गया जहां उसके पिता यू म्यूंग हान उसका इंतजार कर रहे थे।
पारंपरिक स्लाइडिंग पेपर दरवाजा खोला गया और तुरंत अपने पिता का चेहरा देखकर यू जिनहो की घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह फिर से कमजोर हो रहा है, लेकिन यू जिनहो ने अपना संकल्प कठोर कर लिया और अपने पिता के विपरीत दिशा में बैठ गया। क्या अवसर है, आपने इस मीटिंग के लिए सबसे पहले मुझे ही बुलाया था। पिताजी, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले इस पर एक नजर डालें। और यह मेरा गिल्ड मास्टर लाइसेंस है, साथ ही मेरे द्वारा अब तक मारे गए छापों का रिकॉर्ड भी है। आपका लाइसेंस, आपका अपना। जब यू म्यूंग हान ने अविश्वासपूर्ण चेहरा बनाया तो यू जिनहो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ पिताजी। यू मायूंग हान ने बिना कुछ कहे उन दस्तावेजों पर नजर डाली जो उनके बेटे ने सौंपे थे, और फिर उसकी आंखों में एक खास रोशनी चमकने लगी। जबकि उसके पिता ने भारी चुप्पी बनाए रखी, यू जिनहो का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए यू मायूंग हान ने दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक मेज पर रखा और आगे बढ़ते रहे। आप यूजिन गिल्ड चलाना चाहते हैं, क्या ये सही है? ये सही है। यह इस बिंदु पर था कि यू मायूंग हान के चेहरे पर सदमे की भावना के साथ साथ एक दुविधा का संकेत भी दिखाई दिया। ये सोचना कि पिताजी मेरे और मेरे बड़े भाई के बीच विचार कर रहे हैं। यू जिनहो वास्तव में अंदर तक हिल गया था। तथ्य यह है कि उसके पिता इस मामले के बारे में सोच रहे थे। ये यू जिनहो के लिए एक बड़ी जीत थी। यदि ऐसा पहले होता तो वह इतने से ही संतुष्ट हो जाता। हालांकि अब उसकी पीछे हटने की कोई इच्छा नहीं थी। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं पिताजी, किसी बाहरी व्यक्ति को गिल्ड मास्टर का पद देना बहुत अधिक जोखिम रखता है। यू मायूंग हान ने अपना हाथ उठाया। उसी समय यू जिनहो का मुंह हिलना बंद हो गया। पिता का बस सबसे सटीक आदेशों में से एक था जिसके खिलाफ यू परिवार में कोई भी नहीं जा सकता था। कोई है जिससे मैं चाहता हूं कि तुम मिलो। मुझे क्षमा करें। यू जिनहो की आंखें उस पर घूम गईं। उन्होंने ही फोन करके इस मुलाकात के लिए कहा था, फिर भी उसके पिता उसे किसी से मिलवाना चाहते थे। ये कौन हो सकता है? जैसे ही यू जिनहो की जिज्ञासा चरम पर पहुंची, जिस दरवाजे से वह कमरे में प्रवेश करता था उसके सामने का दरवाजा खुल गया। नमस्ते। क्या वह 20 के उत्तरार्ध में था या शुरुआती 30 के दशक में? कमरे में प्रवेश करते ही उस आयु वर्ग के एक व्यक्ति ने यू जिनहो का अजीब तरीके से स्वागत किया। यह आदमी कौन था? यू जिनहो इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका। जब यू मायूंग हान ने अपनी ठुड्डी से संकेत दिया तो यह अज्ञात व्यक्ति उसके बगल में बैठ गया। ये यहाँ है हंटर गोहम्यूंग हवान। गोहम्यूंग हवान। यू जिनहो ने अपना सिर झुका लिया। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। पिता ने अपना सिर हिलाया जैसे कि उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी और आगे बढ़े। वह व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड गेट घटना से बचे लोगों में से एक है जो हाल ही में बहुत शोर मचा रहा है।